नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं ब्रेकिंग न्यूज लेकर। और ब्रेकिंग न्यूज फिर से कोर्ट की, और कोर्ट की खबर ऐसी जिसके बारे में आप लगातार जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। अरविंद केजरीवाल का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। आप जानते हैं, पल पल की रिपोर्ट हमने पहुंचाई थी कि हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने जो केस अपनी फाइल की थी उसमें साफ साफ था कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है। लेकिन इस गिरफ्तारी को इलीगल घोषित करने से पहले ही सुनवाई के बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था हाई कोर्ट से, और याचिका खारिज हुई। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के जो सीनियर एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है और अभी अभी सुनवाई शुरू हुई है। सुनवाई में अब यहां दलीलें पेश की जा रही हैं और अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी जो है, यानी अरविंद केजरीवाल की जो ये गिरफ्तारी है वो इलीगल है। और इसलिए सवाल उठता है कि अगर ये इलीगल है तो क्या जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? बहुत बड़ा सवाल। चुनाव से पहले क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर लाया जाएगा? और एक सबसे बड़ी बात कि यहां उन्होंने, यानी अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए याचिका नहीं दायर की है, बल्कि इस गिरफ्तारी को ही इलीगल घोषित करने के लिए याचिका दायर की है। सीधे कोर्ट रूम चलेंगे और उसके लिए हमारे साथ यहां हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी मौजूद हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे अमलेंदु जी को ले आइए और सीधे कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ हो रहा है? अभी अभी अब सुनवाई शुरू हो चुकी है 3:05 से, और इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी वहां अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू जो है, एसवाई राजू, वो भी कोर्ट में मौजूद हैं। और ये जो बेंच है, 2 जजों की बेंच, इस बेंच को आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे, पहचान चुके होंगे। जी हां, बिल्कुल, संजीव खन्ना है, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये दोनों जज जो हैं अब अरविंद केजरीवाल के केस को सुन रहे हैं। और यहां पर क्या कुछ हुआ है, जरा जल्दी से आप बताइए। देखिए राजू, जैसी बहस शुरू हुई, मतलब मामला जैसी आया सुनवाई पे, तो जस्टिस खन्ना जो है उन्होंने पूछा कि अभिषेक मनु सिंघवी से कि आपने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत के लिए आवेदन किया है क्या? तो इस पर उन्होंने, सिंघवी साहब ने कहा कि नहीं, हमने जमानत दाखिल नहीं की है। तो सिंघवी ने कहा कि मैंने 2 नोट दिए, पहला नोट मेरा शुरुआती नोट है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि तो आप मुख्यतः जो है मूल रूप से गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं। फिर उन्होंने कहा कि केवल जिज्ञासावश आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि क्योंकि गिरफ्तारी गैरकानूनी है और धारा 19 PMLA जो है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। इस पर ASG राजू थे, उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने बाद में जो था रिमांड का भी विरोध नहीं किया। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि लेकिन आपने अंतरिम राहत के लिए आवेदन किया है? सिंघवी ने कहा हाँ, बिल्कुल किया है, क्योंकि गिरफ्तारी गैरकानूनी है। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की तारीख 21 मार्च और धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की क्या जरूरत है, पहले कृपया यह देख लें। गिरफ्तारी की तारीख से पहले के जो भी दस्तावेज हैं वो उनका दूर दूर तक मुझसे, यानी अरविंद केजरीवाल से कोई वास्ता नहीं है। सिंघवी ने कहा कि इसलिए गिरफ्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि CBI की तरफ से 3 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि भाई CBI मामले में अभी तक आपका नाम नहीं आया। सिंघवी ने कहा कि नहीं आया। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि बाद में आपको शामिल करते हुए कोई ECIR दाखिल की गई है? तो सिंघवी ने कहा कि नहीं, कोई ECIR भी जो दाखिल नहीं की गई है जिसमें कि मेरा कोई नाम हो सके। जी, तो सुनवाई चल रही है और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट ने पूछा कि आपने इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो रिमांड जो है उसके खिलाफ आपने कोई याचिका दायर की? केवल जिज्ञासावश मैं ये भी पूछ रहा हूं कि आपने आखिर बेल पिटीशन दायर क्यों नहीं किया, जमानत की याचिका क्यों नहीं दायर की? तो इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जब ये गिरफ्तारी ही नाजायज है, अवैध है, तो फिर हम इसमें जमानत के लिए क्यों याचिका दायर करें? तो इस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, जस्टिस खन्ना यहाँ पर सवाल जवाब कर रहे हैं और एसवाई राजू भी अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि चूंकि ये गिरफ्तारी इसलिए गैरकानूनी है क्योंकि PMLA की धारा 19 जो है बहुत व्यापक है, बड़ी है, और इसलिए उसको समझने की जरूरत है। और इसीलिए यहां हम कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है। और उसके बाद यहां पर ASG राजू जो हैं वो कह रहे हैं, SV राजू वो कह रहे हैं कि इन्होंने बाद में हिरासत का विरोध नहीं किया।
हिरासत में ले लिए तो हिरासत का विरोध क्यों नहीं किया? तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा लेकिन आपने अंतरिम राहत के लिए आवेदन किया है। तो सिंघवी ने कहा हाँ, क्योंकि गिरफ्तारी गैर कानूनी है। बार बार यहां पे ये देख रहा हूं अमलेंदु जी कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और यह मामला बहुत मजेदार होने जा रहा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल का मामला, इससे पहले हेमंत सोरेन का मामला भी इसी कोर्ट में सुना गया और उनकी तारीख अब 6 तारीख दे दी गई है। लेकिन अब यह गिरफ्तारी इलीगल है, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। उसको लेकर जो याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, उसी याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच सुन रही है। ये दोनों जज वही हैं जो ईवीएम की सुनवाई कर रहे थे, यानी संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता, यही दोनों जज सुनवाई कर रहे हैं और ये दोनों जज यहां पर अपनी बात रख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं और बात रखी जा रही है। इधर से बातें जो रखी जा रही हैं, दलीलें जो पेश की जा रही हैं, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से और एसजी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं राजू साहब, एसवी राजू, उनकी तरफ से। तो क्या कुछ और आगे चल रहा है कोर्ट रूम में? जो कुछ चल रहा है, जो जितनी बातें कोर्ट रूम में दलीलें जो पेश की जा रही हैं, वो एक एक पल पल की दलीलें, एक एक दलील हम आप तक सामने पहुंचा रहे हैं विशुद्ध हिंदी में, और ताकि हम और आप अच्छी तरह से लीगल भाषा को समझ पाएं और जानने की कोशिश करें कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट कोर्ट के अंदर जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमलेंदु जी, इसके आगे क्या कुछ हुआ है? क्या दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश की जा रही हैं? क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, बताइए। हाँ राजीव जी, उसके बाद फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2023 तक, दिसंबर 2023 तक जो 10 दस्तावेज थे, जिसमें सीबीआई की चार्जशीट और ईडी की जो शिकायत है, अभियोजन की शिकायत है, उनमें भी किसी में भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। सिंघवी ने बताया कि ईडी द्वारा विश्वसनीय गवाहों के धारा 50 एमएलए के बयानों के माध्यम से अब अदालत को बताया। उन्होंने फिर बताया कि सितंबर 22 और जुलाई 23 के बीच राघव मोंगटा इतना ही बोल पाए। तब तक जस्टिस खन्ना ने उनको बीच में टोका कि क्या गिरफ्तारी के कारणों पर बहस करना आपके लिए उचित नहीं होगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि हाँ, हम उसी की तरफ जा रहे हैं कि गिरफ्तारी के जो कारण हैं वो एक तरीके से गलत हैं, इसी गैर कानूनी, इसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गिरफ्तारी 22 सितंबर से लेकर जुलाई 2023 तक राघव मंगूटा का नाम जैसे लेते हैं सिंघवी साहब, वैसे ही जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि यहां पर आप जो आर्ग्यू कर रहे हैं वो अरेस्ट पर आर्ग्यू कीजिए, दलीलें उस पर पेश करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहां सिंघवी कह रहे हैं कि हां बिल्कुल, मैं उन्हीं दलीलों की तरफ जा रहा हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और यहां से अब बात आगे बढ़ती है, कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी है, जो ईडी ने गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को, ये गिरफ्तारी कैसे इलीगल है वो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो साबित करने जा रहा हूं कि ये गिरफ्तारी इलीगल है। और यहां पर सिंघवी जो हैं कह रहे हैं कि ईडी के जरिए विश्वसनीय गवाहों के धारा 50 पीएमएलए के बयानों के माध्यम से अदालत का, यानी कि धारा 50 जो है उसके तहत बयान लिए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्या वो रिकॉर्ड हुआ है? यह कहा जा रहा है कि सेक्शन 50 पीएमएलए स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिलाइड बाय ईडी, ये साफ साफ यहां रखा जा रहा है और अब दलीलें पेश की जा रही हैं। सबसे बड़ी बात कि अभिषेक मनु सिंघवी पूरी तैयारी के साथ, अभी आपने देखा था दोस्तों कि 2 दिन पहले मैंने ही अभिषेक मनु सिंघवी का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में उनसे यह पूछा था, इस केस के बारे में पूछा था कि आप आखिर जो सवाल अभी जस्टिस खन्ना पूछ रहे थे कि आप बेल की तरफ क्यों नहीं गए और आप इस केस को ही गैर कानूनी क्यों घोषित करवाना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि धारा 19 जो है पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत उसकी जो धारा 19 है वो एक व्यापक है और जो कहती है कि अरविंद केजरीवाल का जो ये केस है ये इलीगल है। और इसी बात को उस दिन मैं भी पूछा था और वह विस्तार से उन्होंने बताया है, वो भी थोड़ा सा उसका अंश आप तक हम रखेंगे, लेकिन अभी पहले जो कोर्ट में चल रहा है वो सुनाना चाहता हूं। उस इंटरव्यू को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जरूर अभी थोड़ी देर में हम उसी इंटरव्यू के उस पार्ट को चाहेंगे कि उसको अगर थोड़ी देर बाद हम लिंक कर पाएं। लेकिन मजेदार तथ्य क्या है, जरा ले आइए, अगर दिखा सकते बीच में ही ले आइए, उस सीन को ले आइए, उसके बाद फिर हम उनके वीडियो को भी देख लेंगे। लेकिन जो बात यहां मुझसे कही अभिषेक मनु सिंघवी ने, वही बात वहां जस्टिस खन्ना से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है।
और इलीगल क्यों है, और इस पे अपनी बात रख रहे हैं। वहां राघव मंगूटा का नाम जहां उन्होंने लिया तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्यों ना हम लोग इस गिरफ्तारी पे जो केस है उसकी दलील पेश की जाए, उस पर बात करें। जस्टिस खन्ना ने कहा तो इन्होंने कहा यस माय लॉर्ड, हम उधर ही जाना चाह रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। इसके आगे क्या है अमलेंदु जी, कुछ आगे बात बढ़ी, दलील पेश हो रही है, दलील में हिंदी में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो ये केस है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इस केस के एक एक पहलू को हम आप तक रख रहे हैं, इस बात को समझिए दोस्तों। इसलिए क्योंकि ये गिरफ्तारी एक नहीं, अगर आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट मान लेता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही इलीगल है, गैर कानूनी है, तो इसमें आप ये मानिए कि कितने लोग छूटकर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ईडी ने कईयों को इलीगल गिरफ्तार किया है। और यह बात आज अभिषेक मनु सिंह भी साबित करने जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है इस बात को समझना कि आखिर क्यों यह गिरफ्तारी इलीगल है, आगे बात क्या हो रही है, दलील क्या पेश की जा रही है। जी राजीव जी, उसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि अच्छा इसको भूल जाइए कि ये एक सामान्य आपराधिक मामला है, मान लीजिए, मतलब उनका कहना है कि मतलब इसे भूल जाइए, अरविंद केजरीवाल का केस है, ये मान लीजिए कि ये कोई सामान्य आपराधिक मामला है, और मान लीजिए कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाता है। पुलिस जो है वो कस्टडी के लिए आवेदन करती है और हिरासत में लेने के लिए वो आधार देते हैं, और कोर्ट ने कस्टडी देने का फैसला कर लिया। जस्टिस खन्ना कहते हैं कि जमानत के चरण में जिन दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया वे मूल रूप से पुलिस डायरी और वे दस्तावेज हैं जिन्हें वे एकत्र करने में सक्षम है, मतलब पहली दृष्टि में जिसको वो एकत्र करने में सक्षम है, यानी जांच एजेंसी ईडी जो है उसको करने में सक्षम है। तो सिंघवी ने कहा कि साहब ये पारंपरिक जमानत का मामला आप बता रहे हैं, धारा 19 PMLA जो है कृपया उसको देखें, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। फिर सिंघवी ने विजय मदन लाल चौधरी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि धारा 19 जो है वो काफ़ी उसकी बढ़ी हुई सीमा है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां सीबीआई का नाम भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को इसलिए गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, सीबीआई की ओर से 3 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं सीबीआई मामले में अभी तक आपका नाम नहीं आया है, तो इन्होंने कहा नहीं आया है, बिल्कुल सही, लेकिन सीबीआई ने इस मामले में 3 आरोप पत्र यहां पर दाखिल किए गए हैं। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि बाद में आपको नामित करते हुए ECIR दायर की गई है, तो इन्होंने कहा नहीं, ECIR भी दायर नहीं की गई है। फिर कह रहे हैं कि इसीलिए गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, ये पूरी बात यहां पर चल रही है। और उसके अलावा यहां पर लगातार जो सिंघवी और जो हैं ईडी के ऊपर, ईडी की तरफ से SV राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने बात रखी, अब पूरी दलील जस्टिस खन्ना सुन रहे हैं और कई सारे सवाल पूछ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी से, और इन सवालों में जो बातें आ रही हैं वो बहुत दिलचस्प आ रही हैं। इसलिए दिलचस्प आ रही हैं क्योंकि गिरफ्तार करने की क्या क्या शक्ति है, क्यों गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है, और यहां पर केवल संदेह के आधार पर आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। यह धारा 45 जो PMLA एक्ट की धारा 45 है उसकी भी एक सीमा है, लिमिटेशन है। ये सारी बात यहां सिंघवी रख रहे हैं। सिंघवी विजय मदन लाल चौधरी के फैसले का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धारा 19 के लिए जो सीमा है वो बढ़ाई गई है। इसमें क्या कुछ है, जरा बताइए। जी राजीव जी, अब वो आगे बता रहे हैं सिंघवी साहब कि भाई देखिए जो 3 वाक्यांश हैं, एक तो कब्जे में जो सामग्री यानी जो आपने बरामद किया, दूसरा विश्वास करने का कारण, और तीसरा अपराध का दोषी। तो गिरफ्तार करने की शक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, अपराध को उजागर करना होगा, केवल संदेह को नहीं। और ये धारा 45 जो PMLA की है उसमें ये एक सीमा है, मतलब आप जो गिरफ्तार जो करते हैं तो आपको गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। सिंघवी कहते हैं कि आप लंबे समय से गिरफ्तारी नहीं करने के बाद जो है आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, या तो आपके पास कोई इसके लिए मौजूदा साक्ष्य है, आपके पास सामग्री है कि भाई इसके आधार पर कर रहे हैं, या कोई उसका अपराध बोध की सामग्री है, या कुछ आधार है जो हम नहीं जानते कि आपके पास क्या है जिसके लिए आपने इसको केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे एक पॉइंट ले आए हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि आपने इन्हें गिरफ्तार किस समय किया। आप 2022 से इस केस को टाल रहे हैं और उसके बाद हमारे मुवक्किल को आप गिरफ्तार तब करते हैं जब सामने आचार संहिता लग जाती है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, और उसके बाद आप गिरफ्तार करते हैं। यह पॉइंट भी यहां रखा गया है। जमानत के चरण में जिन दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया, आप हमारे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, लगातार यह पारंपरिक जमानत है, कृपया धारा 19 PMLA देखें,
देखें, सिंघवी कह रहे हैं। तो सिंघवी लगातार यहां अपनी बातें रख रहे हैं। दिसंबर 2023 तक 10 दस्तावेजों में मेरा नाम नहीं था, यानी कि 10 दस्तावेज जो थे उसमें यहां अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। और ये सारी चीजें 50 पीएमएलए बयान, यानी कि धारा 50 के तहत बयान भी नहीं लिए गए। और धारा 50 के तहत बयान अगर नहीं है तो वो भी गैर जो कानूनी हो जाता है मामला। ये सब यहां कह रहे हैं। क्या गिरफ्तारी के कारणों पर बहस करना आपके लिए उचित नहीं होगा? जस्टिस खन्ना यहां पे कह रहे हैं कि क्या गिरफ्तारी का जो मूल कारण है उस पर बहस किया जाए? तो यहां पे कह रहे हैं जी हुजूर, उसी ओर हम बढ़ रहे हैं, मिलॉर्ड उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और बढ़ते हुए अब अपनी बातें, अपनी दलीलें यहां रख रहे हैं। और जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि आइए भूल जाएं कि एक सामान्य आपराधिक मामला लें। मान लीजिए कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जो वो सामान्य आदमी है, वो बहुत हाई प्रोफाइल आदमी नहीं है। ये सारी चीजें, पुलिस हिरासत के लिए आवेदन दिया क्या, मतलब अब आप हिरासत में लेते हैं तो उससे पहले आपके पास कोई आवेदन होना चाहिए। क्या आवेदन पुलिस ने दिया? यानी कि एफआईआर की कॉपी है, कुछ और है, ये दिखाया क्या? ये सारी बातें यहां आ रही हैं अमलिंदु जी। जी जी राजीव जी, बिल्कुल सारी बातें आ रही हैं। और फिर उसके बाद फिर सिंघवी ने आगे दलील दी कि भाई कोई व्यक्ति जो है सलाखों के पीछे है, उसका 16वां बयान लिया गया और बाद में उसे जमानत मिल जाती है, वो सरकारी गवाह बन जाता है, उसका बयान आधार बन जाता है। वह बयान पिछले साल जुलाई का है और उन्होंने मुझे मार्च में गिरफ्तार किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सीएम को छूट है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सीएम को साहब किसी आपराधिक मामले में छूट है, लेकिन क्या उनके पास कम अधिकार हैं? यानी कि जो एक आम आदमी के अधिकार हैं, क्या वो अधिकार भी सीएम के नहीं है? मैं ये सवाल कर रहा हूँ। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अच्छा, आप जो हैं, जो धारा 19 है पीएमएलए की, आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, इसका परीक्षण जो है वो सख्त है, आइए देखते हैं कि वीएमसी क्या कहती है। लेकिन सिंघवी ने कहा कि लेकिन कृपया ध्यान दें कि मैं आरोपी नहीं हूँ, यानी कि मैं एक्यूज नहीं हूँ। मतलब सीबीआई की चार्जशीट में भी मैं एक्यूज नहीं हूँ और ईडी की भी उसमें एक्यूज नहीं है। वे स्वीकार करते हैं कि मार्च 24 तक ना तो मैं आरोपी हूँ और ना ही संदिग्ध हूँ। यानी जब आपने मुझको गिरफ्तार किया तब तक ना तो मैं एक्यूज हूँ और ना मुझ पर कोई संदेह है, फिर आपने गिरफ्तार क्यों किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजेदार तथ्य, बहुत ही मजेदार तथ्य। कह रहे हैं कि आप यहां पर, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि आप धारा 19 पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यू आर फोकसिंग ऑन सेक्शन 19। वी अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूं, कह रहे, मैं समझ रहा हूं कि आपका ध्यान जो है, आप पूरा का पूरा इस बहस को धारा 19 के इर्द गिर्द लेके जा रहे हैं। पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत आप इस पूरे केस को लेके जाना चाहते हैं। मैं इस बात को समझ रहा हूं। और आइए बीएमसी एक्ट जो है, बीएमसी के बारे में हम, वो क्या कहता है एक्ट जो है, वो क्या कहता है, उसको हम देखते हैं। तो सिंघवी यहां पे फिर कहते हैं कि लेकिन कृपया ध्यान दें कि मैं आरोपी नहीं हूं। वे स्वीकार करते हैं कि मार्च 2024 तक मैं न तो आरोपी हूं और न ही संदिग्ध हूं। मार्च 2024, आप याद कीजिए गिरफ्तार कब हुए अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं 21 मार्च 2024 को। लेकिन 21 मार्च 2024 के पहले तक अरविंद केजरीवाल न ही आरोपी हैं, न ही संदिग्ध हैं। ये बात यहां कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी, और कह रहे हैं कि सलाखों के पीछे किसी से लिया गया 16वां बयान। सलाखों के पीछे जेल के अंदर किसी से आपने 16वां बयान लिया, 1 बयान, 2 बयान, 3 बयान, 4 बयान करके 16 बयान लिए। बाद में उसे जमानत मिल जाती है और वो सरकारी गवाह बन जाता है, उनका बयान आधार बन जाता है। वो बयान पिछले साल जुलाई का है। सलाखों के पीछे 16 बयान लिए, लेकिन एक बयान पिछले साल 2023 के जुलाई का बयान है। उस बयान के आधार पर 21 मार्च 2024 को ऐन चुनाव के वक्त आप मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्हें मुझे मार्च में गिरफ्तार किया जाता है। मैं ये नहीं समझ रहा कि सीएम को छूट है, लेकिन क्या उनके पास अधिकार कम है? सीएम को कुछ छूट है, लेकिन क्या अधिकार भी कम है क्या? आप एक सीएम को अचानक चुनाव के वक्त में गिरफ्तार क्यों कर लेते हैं? 19 के इर्द गिर्द यहां पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिंघवी, और इनका मुख्य दलील जो है पीएमएलए एक्ट की धारा 19 यहां साफ दिखाई दे रही है अमलिंदु जी, और बहुत ही फंसाने वाला मामला यहां दिखाई दे रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी यहां कोर्ट में और खासकर ईडी को बहुत बुरी तरह से फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पीएमएलए की एक्ट 45 की बात भी कर रहे हैं, 50 की
बात भी कर रहे हैं, आगे चल के मैं जानता हूं कि 60 की भी बात करेंगे, लेकिन 19 में ही यहां पे मामला। और अभी 2 दिन पहले जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो वहां पर भी उन्होंने ये बातें ऑन द रिकॉर्ड बातें कही हैं कि मैं यही सवाल कर रहा था अभिषेक मनु सिंघवी से कि आपने बेल पिटीशन दायर क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि अरे बेल पिटीशन दायर करने का मतलब ही नहीं, जब ये केस ही इलीगल है, जब हमारी गिरफ्तारी ही यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही इलीगल है, तो उसमें बेल मांगने की क्या बात है? मैं गुनाहगार नहीं हूं। और आप मुझे किस गुनाह पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? आपने ये एक किसी का 16वां बयान आपने दर्ज किया, उसको आप छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद वो सरकारी गवाह बन जाता है। पिछले साल जुलाई में वो जो गवाही दिया है उस आधार पे आप मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? यहां साफ साफ वो कह रहे थे, वही बात यहां रखते हुए भी नजर आ रहे हैं अमलेंदु जी। जी बिल्कुल उन्हीं बातों पे आ रहे हैं। और आगे राजीव जी बड़ा दिलचस्प मामला और आगे बढ़ता जा रहा है। फिर सिंघवी कहते हैं कि कुछ बयान हैं और कुछ अफवाहें हैं। एक तो राघव मुंगटा, शरथ रेड्डी आदि जो हैं वो चुनावी बॉन्ड हैं, उनके पिता जो हैं MSR जो हैं वो भाजपा में शामिल हो गए। फिर सिंघवी कहते हैं कि यदि आप अप्रूवरशिप के लिए जाते हैं तो आपको इसकी जो पुष्टि करनी होगी ना, और आपको इसकी बताना होगा कि आपने किस तरीके से अप्रूव कराया। तो जस्टिस खन्ना कहते हैं कि अच्छा चलिए मैदान में आते हैं, आप पर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। सवाल पूछते हैं कि आपके ऊपर चार्जशीट दायर नहीं की गई। सिंघवी कहते हैं कि मेरा नाम नहीं है, आरोप पत्र दाखिल किया गया लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं है, यानी जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें मेरा नाम नहीं है, यानी अरविंद केजरीवाल का उसमें चार्जशीट में नाम नहीं है। फिर सिंघवी कहते हैं दूसरा बिंदु ये है कि इतने सारे बयानों में भी मेरा नाम नहीं है, अधिकांश धारा 50 के बयान हैं, कोई नया बयान नहीं है। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब ये सब सिसोदिया के मामले में दिखाया गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अब इसमें नया क्या है? यानी जो सिसोदिया के मामले में बयान थे वही सारे बयान दिखाए गए और मुझको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। इसका मतलब जब 18 महीने पहले जब सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था तब अगर आपके पास साक्ष्य थे तो आपको उस समय गिरफ्तार करना चाहिए था। सीधा मतलब उनका कहने का ये है राजीव जी। बिल्कुल। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ बयान हैं, कुछ बयान जो हैं वो अफवाह हैं। राघव चड्डा राघव चड्डा नहीं है, राघव मुंगटा है, राघव मुंगटा, शरथ रेड्डी, ये सब जो हैं इन सब के नाम हैं। और उसके अलावा चुनावी बॉन्ड है, पिता जो हैं वो MSR भाजपा में शामिल होते हैं। ये सारी बात यहाँ बता रहे हैं। MSR जो है वो राघव मुंगटा के पिता हैं, राघव मंगुटा के पिता हैं। वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद होता क्या है कि उनको टिकट दे दिया जाता है। बाप जो है वो बीजेपी से लड़ता है, बेटा जो है वो TDP से लड़ता है। आंध्र प्रदेश की बात है और इसी चुनाव में लड़ रहे हैं। ये सारी बातें वहां पे हो रही हैं। तो कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, और ये सवाल मैं किया था, जरा जल्दी से कोर्ट की बातें हम करें। जल्दी से मैं चाहूंगा, अपनी टीम से कहूंगा कि यही सवाल जब मैं कह रहा था, जो अभी बात जो दलील दे रहे हैं वो दलील यहां पे पेश की है जब मैंने इंटरव्यू लिया था, तभी जरा इंटरव्यू को जल्दी से ले आई, जल्दी से। पीछे इसका थोड़ा पीछे हटके इसका ओवरऑल दृष्टिकोण देखिए। 75 साल में ऐसा नहीं है कि मेरा प्रतिशोध गुस्सा इनसे नहीं है, इनका आपसे नहीं है। हम लोग सब राजनीति में हमारे झगड़े होते हैं जी। कभी हुआ ऐसा कि 75 साल में चुनाव के आसपास आपने गिरफ्तार किया किसी को? कभी हुआ है, कभी सुना है आपने? ये नहीं है कि वाजपेयी जी के कोई शत्रु नहीं थे, और ये नहीं है कि गौड़ा जी और गुजराल के नहीं थे, या कांग्रेस इंदिरा गांधी के नहीं थे। कभी नहीं किसी सोचा? तो कुछ चीज़ तो एक नवीनतम है इसमें। नंबर 2, आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एग्जैक्टली वक्त या उसके बाद किया है। नंबर 3, केजरीवाल का केस तो एक बहुत ही अजीबोगरीब है। मैं अभी सोरेन जी के बारे में बोलूँगा, मैं उसमें पेश हुआ था पहले। केजरीवाल के केस में 2022 अगस्त से ये आरोप है। आरोप क्या है कि 10 दस्तावेज में उनका नाम नहीं है, उनके बारे में नहीं है, लेकिन ये लिकर स्कैम चल रहा है जी। 10 बार में उन्होंने एक बार तो जाके वक्तव्य दिया है, बाद में हर समझ का लिखित उत्तर दिया है। आपने 1.5 साल में ये नहीं उपयुक्त समझा कि मैं आपको अरेस्ट करूं, न समझा कि मैं भगोड़ा हूं, न समझा कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा। करना भी है आपको तो कौन सी चीज़ थी जो आपको क्या कहते हैं उसको, जूम में या मतलब आके मिल के इंटरव्यू करके आप उनसे नहीं मालूम कर सकते थे ज्ञात? क्योंकि अरेस्ट का, गिरफ्तारी का टेस्ट ये है कि जब आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो गिरफ्तारी के बिना नहीं हो सकती, तब गिरफ्तार करेंगे। अचानक आप आए हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने, गलत हो या सही हो, एक प्रोटेक्शन मांगी कोर्ट से। ये स्थापित है कानून में, ये आपके दर्शक नहीं जानते हो, कि मैं अगर एंटीसिपेटरी कुछ रिलीफ मांगने जाऊँ कोर्ट में और कोर्ट उसको किसी कारण से बोले मैं बाद में सुनूंगा, ये भी नहीं, मना भी नहीं किया, मैं बाद में सुनूंगा, तो वो कारण नहीं हो सकता अरेस्ट करने का। वो तो मेरा हक है, मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं जाऊँ इस कोर्ट के पास और मांगू ना मांगू, मिले ना मिले। आपके पास तथ्य, ये कानून जो बनाया था PMLA का, तो उसमें एक विशेष, जो जिसको विजय बंदरलाल चौधरी कहते हैं, जजमेंट माना जाता है, बहुत
अभियुक्त के विरुद्ध है, उसमें लिखा है कि इस प्रावधान को 19 को बहुत ध्यान से देखिए। मैं उस बात कर रहा हूँ जजमेंट की जिसको माना जाता है एंटी अक्यूज है, कि इसमें बेल बड़ा मुश्किल कर दिया गया है। 45 जिसको कहते हैं, 45 वाले सेक्शन जो कि करीब करीब असंभव है, उसको भी हम अपहोल्ड कर रहे हैं। लेकिन उसको अपहोल्ड करने का एक मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसमें 19 है, 19 में है, ये कोर्ट कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, 19 में है कि जब तक इनको ये पूरी स्थापना नहीं हो, रीजन टू बिलीव नहीं हो, तथ्य नहीं हो, मटीरियल शब्द है कि राजीव रंजन को अरेस्ट करना ही एक विकल्प है, तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकते। और चूंकि इसका थ्रेशोल्ड इतना ऊपर, तो आप सुन रहे थे, यहां पर वही बात यहां रख रहे हैं, वही पॉइंट यहां पर वही दलील रख रहे हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। आज अभिषेक मनु सिंघवी वो कह रहे हैं कि धारा 50 के तहत इन बयानों में एक को छोड़कर मेरा नाम कहीं नहीं है। 50 के तहत, अमलेंदु जी बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, पीएमएलए एक्ट धारा 50 जो है उसके तहत इन बयानों में से एक को छोड़कर कहीं भी मेरा नाम नहीं है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले BSR रेड्डी ने 17 बयान दिए। जिसने चुनावी बॉन्ड खरीदा, कांग्रेस यहाँ पर जो अप्रूवर बन जाता है वो शरद रेड्डी, वो 17 बयान देता है और अप्रैल में मेरा नाम रखता है। 17 बयान देता है, अप्रैल में मेरा नाम रखता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इतने सारे बयानों में मेरा नाम नहीं है, अधिकांश धारा 50 के बयान हैं, कोई भी बयान नया नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, ये सिसोदिया के मामले में दिखाया गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अब इसमें नया क्या है ये कह रहे हैं, अब इसमें नया क्या है। तो कुछ मतलब अपनी दलील में ही ये नया क्या है कह रहे हैं। कुछ अफवाह भी हैं जिसमें राघव हैं, शरद रेड्डी हैं, चुनावी बॉन्ड है और भाजपा में शामिल हैं, भाजपा का टिकट है, ये सारी चीजें नई चीजें हैं। अमलेंदु जी, ये कह रहे हैं ये सारी चीजें नहीं हैं क्योंकि न्यू हैं, क्योंकि यहां पे जो दलील अब पेश हो रही है दोस्तों वो बहुत मजेदार है और इस केस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईडी अभी तक जितने लोगों को परेशान करता आया है उसमें कहीं ना कहीं ईडी आज फंसी हुई दिखाई दे रही है। इस ईडी की जितने भी बयान हैं उन बयानों में आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीधे पहले तो पहुंचे थे वो उधर हाई कोर्ट में उनकी यही याचिका खारिज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अब 2 जजों की बेंच जो है वो इस याचिका को सुन रही है और जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, लेकिन ये यहां पर जो बातें हो रही हैं, जस्टिस दत्ता तो चुपचाप बैठे हुए हैं लेकिन खन्ना यहां सवाल पे सवाल कर रहे हैं, दलील पेश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और साफ साफ कह रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 16 बयान होते हैं, 17वें बयान में मेरा नाम लेता है, आप मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं और तब तक मेरा कहीं भी नाम नहीं रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि धारा 19 के तहत ये गिरफ्तारी ही इलीगल है। यहां पर इनकी दलीलें पूरी इसी हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। अमलेंदु जी, और क्या कुछ है? जी राजीव जी, वो आगे भी कहते हैं वो कि जो शरद रेड्डी है उसने 9 बयान दिए, उनमें किसी में भी उसने जो था वो मेरा नाम नहीं लिया और इनको जो है वो अविश्वसनीय दस्तावेजों में ईडी ने डाल दिया। अभियोजक की जो निष्पक्षता का विचार है वो सर्वोच्च विचार है। अभियोजक का दायित्व दोष मुक्ति संबंधी सामग्री को प्रकाश में लाना है। फिर सिंघवी कहते हैं कि आप चूज एंड पिक करते हैं और ये चूहे बिल्ली का खेल। इस पर जस्टिस खन्ना उनको टोकते हैं कि ये संभवतः प्रासंगिक नहीं है, मतलब ये इस समय जो है वो ठीक नहीं है ये देना, बस केवल अधिकार और अनुकूल बिंदुओं जो हैं उन पे बातचीत होनी चाहिए। जस्टिस खन्ना जो है बीच में अभिषेक मनु सिंघवी को टोकते हैं। राजीव जी, अभिषेक मनु सिंघवी को टोकते हैं जस्टिस खन्ना और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आप जानिए कि एक बड़ी बहस चल रही है, क्या जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, और उन्हीं पर उसी मसले पर आज बहस हो रही है और 29 तारीख आज का दिन और मुकर्रर किया गया था और इसी तारीख को आज 3:05 से ये बात, इस पर बहस शुरू हुई है और यहां आगे कैसे क्या कुछ चल रहा है, जो बहस चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलील यहां पेश कर रहे हैं और इसमें पीएमएलए एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत गिरफ्तार किया गया है अरविंद केजरीवाल को, जिसके तहत ही गिरफ्तार किया गया था मनीष सिसोदिया को, जिसके तहत ही गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह, ये तमाम जितने भी नेता हैं खासकर आम आदमी पार्टी। और ये मामला जो है वो आप जानते हैं, ये मामला है सीधा सीधा लिक्वर केस का और यानी कि शराब नीति घोटाला जिसको
कह रहे हैं लोग यहाँ के दिल्ली के, और उस शराब नीति में कहीं 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 कुछ गड़बड़ी है क्या, कोई घोटाला है क्या, उसको लेकर ईडी ने केस दायर किया। और उसके बाद से अब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी साबित करने की कोशिश हो रही है। और यहां गैर कानूनी साबित कर रहे हैं इस गिरफ्तारी को अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी दलीलों पर दलीलें पेश करके। और शुरुआत में ही उन्होंने अपनी बात जब रखना शुरू की तो यहां जज ने कहा, जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इस केस की तरफ बढ़ें और केस में आपकी दलील क्या है वो आप बताइए। वो उस पर फिर अपनी दलील दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे जो गिरफ्तार किया गया है, यानी अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है वो एक बयान पिछले साल के जुलाई का है, उस बयान के आधार पे, जबकि चुनाव का वक्त है और चुनाव का वक्त जैसे सामने आता है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। 20 मार्च तक इस बारे में कोई बात नहीं, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं, लेकिन 21 मार्च की रात को आप अचानक मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। और जबकि पीएमएलए एक्ट की धारा 19 जो है वो एक बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, और उस धारा के तहत अगर बात करें तो ये जो गिरफ्तारी मेरी है वो इलीगल है। उसी चीज को यहां अलग अलग बिंदुवार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और अभिषेक मनु सिंघवी के सामने जो ईडी की तरफ से जो वकील हैं वो हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू। एसवी राजू ने भी तगड़ी बहस की थी वहां पे हाई कोर्ट में, आप याद कीजिए। और वहां पे उन्होंने कहा था कि इस याचिका को न सिर्फ खारिज करें बल्कि ये ऐसी याचिका आई है तो इस पर वो भी लगाएं, जुर्माना भी लगाएं। ये सारी बातें वहां कही गई थी। लेकिन अब ये मामला 2 जजों की पीठ जो बेंच है वहां अब सुप्रीम कोर्ट में है। क्या सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को इस पर कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो दलील दी जा रही है उसमें साफ साफ इलीगल कहा जा रहा है कि मेरी गिरफ्तारी ही इलीगल है, मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, अवैध है, इसीलिए आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मुझे तत्काल रिहा किया जाए। जज ने पूछा, जस्टिस खन्ना ने पूछा कि आपने क्या कोई बेल पिटीशन यहां पर दिया है, तो उन्होंने कहा कि बेल पिटीशन देने की जरूरत ही नहीं है यहां पर, इसलिए क्योंकि जब मैं ये मान रहा हूं कि धारा 19 के तहत मेरी गिरफ्तारी ही इलीगल है तो फिर बेल पिटीशन किस लिए, और इसलिए मैं बेल पिटीशन नहीं दिया हूं। ये सारी बातें यहां हुई हैं। और क्या कुछ हुआ है जरा रिकैप कीजिए, तब तक क्या कुछ नया आया है वो भी बताइए। जी, जब जस्टिस खन्ना ने टोका उनको सिंघवी साहब को, तो सिंघवी साहब ने कहा कि देखिए हम अगर प्रोसिक्यूटर के ऊपर निर्भर रहें तो क्या ये रेलेवेंट है, क्या ये प्रासंगिक है, ये निष्पक्षता नहीं है किसी भी तरीके से। शरद रेड्डी मुझे अप्रैल तक नाम में शामिल नहीं करते, लेकिन क्या ईडी उनके 10वें बयान पे भरोसा करने का कारण बता सकती है? तो राजू ने, जो एसवी राजू हैं, एसवी राजू, उनका कि नहीं ये सही नहीं है। इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि नहीं मैं आपको तारीखें दिखाऊंगा। सिंघवी कहते हैं कि आपने 9 को नज़रअंदाज करके 10वें स्टेटमेंट पर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सिंघवी ने कहा कि सह अभियुक्तों की जो ये मंजूरी है इसकी आपको पुष्टि करनी होगी। आपराधिक कानून का मूल सिद्धांत ये है कि आपने जिन अभियुक्त जो है बनाए हैं उनकी मंजूरी ली है, मतलब जो अप्रूवर है, तो उसकी आपको पुष्टि करनी होगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किसको क्यों गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, आखिर आपको बताना होगा कि आपने गिरफ्तार क्यों किया, ये सबसे बड़ी बात है। और आपने जब अगर गिरफ्तार किया है तो भाई गिरफ्तारी का एक कारण तो आप बताएंगे। वही बात यहां सिंघवी रख रहे हैं, वहां एसवी राजू जो एएसजी हैं उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं। तो सह अभियुक्त जो हैं वो उसके बारे में, और उनकी ये क्या ये उनकी मंजूरी है, इसकी पुष्टि करनी होगी। आपराधिक कानून का मूल सिद्धांत जो है वो उसको यहां पर देखना होगा। और 9 स्टेटमेंट को नजरअंदाज करके 10वें स्टेटमेंट पर आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें कि 9 स्टेटमेंट जो है वहां पे मैं अपराधी नहीं हूं, 10वें स्टेटमेंट में मैं अपराधी हो जाता हूं। 9 पे आपका ध्यान नहीं है लेकिन 10वें पे ध्यान आ जाता है, और ये सारी बातें। और कह रहे हैं कि यहां पे सिंघवी कि हम अभियोजक पर निर्भर हैं कि क्या प्रासंगिक है, यह निष्पक्षता नहीं है। शरद रेड्डी मुझे अप्रैल तक शामिल नहीं करेंगे, लेकिन क्या ईडी उनके 10वें बयान पर भरोसा करने का कारण बताता है? सबसे बड़ी बात यहां पर कि शरद रेड्डी जो है वो मुझे अप्रैल तक मेरे बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन अचानक वो मेरे बारे में बात करने लगता है। आखिर क्यों करता है? क्या एसवी राजू इस बात को बताएंगे? तो राजू यहां बोल रहे हैं कि यह सही नहीं है, जो ये कह रहे हैं सिंघवी साहब ये सही नहीं है। तो सिंघवी साहब कह रहे हैं कि मैं तारीखें दिखा देता हूं, आपको तारीखें दिखाऊंगा किस किस तारीख की बात है, और आप चुने। ये बिल्ली और चूहे का खेल नहीं है।
कि आप करें, आप दिखाइए, मैं दिखाऊं, ये जो हो रहा है। तो वो राजू कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो बोले ये चूहा बिल्ली का खेल थोड़ी खेल रहे हैं हम। यहां पर सीधी सीधी बात बता रहे हैं कि आप 9वें स्टेटमेंट तक मैं अपराधी नहीं हूं, कोई 16वें स्टेटमेंट तक मेरा नाम नहीं लेता है, कोई 9वें स्टेटमेंट तक मेरा नाम नहीं लेता है, उसके बाद एक आदमी नाम ले लेता है, वो सरकारी गवाह बनता है, मेरा नाम लेता है और आप मुझे गिरफ्तार करके ले आते हैं। ये पूरी दलील यहां पर दी जा रही है, यही है ना? जी हाँ, बिल्कुल यही दलील दी जा रही है। और फिर सिंघवी ये भी कहते हैं कि भाई जो राघव मुंगटा है उसने 4 बयान दिए, सभी या तो दोषमुक्त करने वाले थे या उन पर नहीं भरोसा करने वाले थे। यानी उन बयानों का भी मुझसे कोई मतलब नहीं था, वो मुझको दोषमुक्त करने वाले बयान थे। राघव मुंगटा के भी जो बयान 4 बयान जो है वो आए हैं। इसका मतलब कि केवल एक बयान जो है उसका शरद रेड्डी का वो है, वो भी 10वां उसका बयान है, जो आखिर में जब वो अप्रूवर बन जाता है तब जाकर के। तो इसी भी लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपके पास सबूत कोई नहीं है कि मेरा नाम कहीं है कि नहीं है। आपने चार्जशीट में भी नाम नहीं लिया है मेरा, आपने मुझको अपराधी भी नहीं माना है, आपने ये भी नहीं कहा है कि आपको मुझसे कुछ चाहिए है। तो कुल मिलाकर के गिरफ्तारी एक तरीके से पूरी तरीके से गलत है। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये क्यों आपने गिरफ्तारी करी, क्योंकि ये कानून का मूल सिद्धांत है कि अगर आपने गिरफ्तारी करी है तो उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल, कानून का मूल सिद्धांत यही है कि आपने अगर मुझे गिरफ्तार किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। राघव मंगुटा, यहां सिंघवी कह रहे हैं राघव मंगुटा ने 4 बयान दिए, सभी दोष मुक्त करने वाले या उन पर भरोसा नहीं करने वाले बयान थे। और ये सारी बातें राघव मंगुटा, आप देख रहे हैं ऊपर, ने 4 बयान दिए, सभी दोष मुक्त करने वाले या उन पर भरोसा नहीं करने वाले बयान थे। और यहां पर साफ साफ कह रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात रख रहे हैं, सह अभियुक्तों की यह मंजूरी, इसकी पुष्टि करनी होगी। आखिर सह अभियुक्त जो हैं उनकी मंजूरी और उनकी पुष्टि की, वो सह अभियुक्तों ने मंजूरी दे दी और इसकी पुष्टि कौन करेगा? ये सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी आधार पे किसी को गिरफ्तार कर ले रहे हैं। तो एक बहुत ही मजेदार केस है अमलेंदु जी, इसलिए इस केस को हम एक एक बिंदु बार जो बहस चल रही है उस बहस को हम अपने तमाम दर्शकों के बीच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहां समझना जरूरी है कि आखिर कोर्ट के अंदर चल क्या रहा है और इस केस को हम क्यों बिल्कुल बिंदुवार आप तक रख रहे हैं। जो दलीलें वहां पेश की जा रही है कोर्ट रूम में, उन दलीलों को हिंदी में आप तक हम क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? इसलिए पहुंचाना चाह रहे हैं क्योंकि इस लीगल मामले को समझिए दोस्तों, इस देश का सबसे बड़ा जो एक हथियार है, टूल किट है, वो है जांच एजेंसियां। और इन जांच एजेंसियों के जरिए क्या सरकार कोई खेल खेल रही है? आखिर क्या सरकार ने चुनाव से पहले गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके, कोई भी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, एबीसी कोई भी हो, अगर वो निर्दोष गिरफ्तार है तो उस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और यहां पर यह केस अपने आप में अजूबा, थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल ने बेल पिटीशन दायर नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने जमानत की याचिका दायर न करके अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ ही, यानी कि उनकी गिरफ्तारी जो है वही गैर कानूनी है, उसे लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। हाई कोर्ट में उनकी यही याचिका खारिज हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट में है, जहां दलीलें जो दी जा रही हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, वो दलील बहुत दमदार दिखाई दे रही हैं। इसलिए क्योंकि इन दलीलों में वो सारी बातें हैं जिसमें ये साफ साफ दिखाई देता है। अब ये जजेस के ऊपर है कि वो क्या देखते हैं, लेकिन हम और आप जब यहां पर अपनी बात रख रहे हैं और उन बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल यहां दोषमुक्त हैं। और यहां एबीसी कोई भी हो सकता है, हेमंत सोरेन भी हो सकते हैं, कल को राहुल गांधी भी हो सकते हैं। क्या विपक्ष के नेताओं को कटघरे में जबरदस्ती जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है? क्या जानबूझकर इनको सलाखों के पीछे रखा जा रहा है? ये सारे सवाल का जवाब यहां आ जाएगा। 9 को नजरअंदाज करके 10वें स्टेटमेंट पर आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंघवी कह रहे हैं कि 9 स्टेटमेंट अगर मेरे खिलाफ नहीं है और 10वां स्टेटमेंट मेरे खिलाफ आता है तो पहले यह सोचना होगा कि 10वां 9 में नहीं बोला और 10वें में मेरा नाम क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गया। ये कह रहे हैं कि जब वो सरकारी गवाह बनता है तब वो मेरा नाम लेता है और तभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। उसके बाद इस चुनाव में उसके पिता को आप टिकट देते हैं, उसके भाई को टीडीपी टिकट दे देता है। तो फिर आखिर ये केस जो है वो कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। ईडी क्या कहीं से गवर्न हो रही है
इस चीज की तरफ कहीं ना कहीं जाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी यहां दिखाई देते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, और क्या कुछ है? जी राजीव जी, और जाते हुए दिखाई देते हैं। और जो राजीव जी संजय सिंह को जमानत जो दे दी मिल गई और ईडी ने उसका विरोध नहीं किया, वो एक बड़ा मसला जो है इस केस में आ रहा है राजीव जी। और अब देखिए सिंघवी कह रहे हैं कि साहब यहाँ जो है वो दो मतलब एक तरीके से प्रेरक कथन है, यानी जिनके आधार पर गिरफ्तारी हुई, एक है बुच्ची बाबू और एक है मुंगटा MSR। राघव उनका मतलब उनका बेटा है। इन 5 बयानों की तारीखें क्या हैं? दिसंबर 2022 में शुरू होती हैं, जुलाई 2023 में समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने मार्च 2024 में गिरफ्तारी क्यों की? क्या वो आतंकवादी हैं? वो आतंकवादी नहीं है। फिर सिंघवी कहते हैं कि आप इतने समय में एक दोषी मुख्यमंत्री को खुला घूमने दे रहे थे, यानी 2023 में आपने आखिरी बयान लिया है और आप 2024 में आकर के गिरफ्तार कर रहे हैं। तब तक अगर आप इसे समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री दोषी था तो आप उसको खुला घूमने दे रहे थे। फिर सिंघवी कहते हैं कि आपके आधिपत्य में कभी भी धारा 50 PMLA के बिना गिरफ्तारी का कोई मामला नहीं मिलेगा। एकमात्र अपवाद संजय सिंह थे, यहाँ भी वैसा ही है, कोई धारा 50 दर्ज नहीं है। करीब 2 साल बाद अपराध का पता चला। यानी राजीव जी इसी बेंच ने जो है मतलब जस्टिस खन्ना की बेंच थी, उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास सबूत हैं संजय सिंह के खिलाफ तो लेकर के आइए, वरना हम मेरिट पे जाएंगे। बिल्कुल। और ईडी जो फिर साहब बाहर गए तो फिर लौट करके आ गए थे कि नहीं ठीक है, हम इनको जो है वो कंसेशन दे रहे हैं। तो राजीव जी अब यहाँ उसी तरह मामला बढ़ रहा है कि अगर आपके पास सबूत है तो लाइए, सबूत दीजिए। और सबूत नहीं है ईडी के पास, अभी तक नहीं दिए आपने। कोई चार्जशीट में कहीं नाम नहीं है, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, कोई मनी ट्रेल नहीं है। अरविंद केजरीवाल का सिर्फ एक व्यक्ति ने बयान दिया, नाम लिया है, वो भी जाके 10वीं बार जाके बयान दिया है। 2023 में आखिरी बयान आया है। 2023 से लेकर के 2024 मार्च मतलब जुलाई 2023 से और मार्च 2024 तक, यानी कुल मिलाकर के लगभग 9 महीने जो है आप एक मुख्यमंत्री को खुला घूमने दे रहे हैं अगर वो दोषी है। ये सवाल जो है सिंघवी साहब बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं कि एक है बुच्ची बाबू, एक है मंगूटा, एक है बुच्ची बाबू, एक है मंगूटा और एक है MSR। राघव बेटा है। इन 5 बयानों की तारीखें क्या हैं? इन सबके जो 5 के जो बयान हैं इनकी तारीखें क्या हैं? दिसंबर 2022 में शुरू और जुलाई में 2023 में, जुलाई 2023 में खत्म, समाप्त। उन्होंने मार्च 24 में गिरफ्तारी क्यों की? वो आतंकवादी नहीं हैं, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप इतने समय से एक दोषी मुख्यमंत्री को खुला घूमने क्यों दे रहे थे? अगर वो दोषी है, जुलाई 2023 में आपने वो ले लिया, बयान ले लिया और उसके बाद से उसी आधार पे आप आकर के 2024 मार्च में गिरफ्तार करते हैं, तो 9 महीने उन्हें खुला घूमने क्यों दिया आपने? अरविंद केजरीवाल अगर दोषी थे तो 9 महीने तक आपने क्यों खुला घूमने दिया? अगर वो आतंकवादी है या कुछ और है, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो। अगर ऐसा नहीं है तो आपने ही कहा था कि संजय सिंह के मामले में कि संजय सिंह का अगर आप धारा 50 के तहत आपने गिरफ्तारी बताई तो फिर यह मामला कहीं और जाएगा, PMLA एक्ट, यही है ना? जी जी अमलेंदु जी जी यही है कि उसमें जाएगा तो उस पर गुणदोष के आधार पर बातचीत होगी और गुणदोष के आधार पर जब बातचीत होगी तब आपको सबूत रखने पड़ेंगे। और चूंकि सबूत आपके पास नहीं है तो इसीलिए आपने संजय सिंह का जो है जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत का विरोध आपने नहीं किया था। जब संजय सिंह की जमानत का विरोध आपने नहीं किया क्योंकि हमने वहां आपने ही धारा 50 का जिक्र किया था। और जब गुण और दोष की बात आएगी तो हमको भी सबूत बता दीजिए कि इनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, यानी कि ये कितने दोषी हैं अरविंद केजरीवाल जिस आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया है। यहां साफ साफ अब सबूत मांग रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में, यहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से जो ईडी की तरफ से केस लड़ रहे हैं। ये बहुत ही मजेदार यहां पे एक मामला चल रहा है संजय सिंह का नाम लेकर। और संजय सिंह को चूंकि आपने जमानत दी है और वो भी PMLA धारा एक्ट के तहत, और उसके आधार पे ये सारी बातें यहां साफ दिखाई दे रही हैं कि ईडी यहां फंसती हुई दिखाई दे रही है। ये मान सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर जस्टिस खन्ना क्वेश्चन करते हैं उनसे सिंघवी साहब से कि भाई आपको उन्होंने नोटिस भेजा, मतलब ईडी ने नोटिस भेजा और आप उसको टाल गए, आप नहीं गए। तो सिंघवी ने कहा कि जब CBI ने बुलाया तो मैं गया, मैंने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया, मैंने कहा मैं नहीं आने वाला, लेकिन आज आप यह कहकर गिरफ्तारी नहीं कर सकते कि आप आए ही नहीं इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। फिर सिंघवी कहते हैं कि ना जाना मतलब उनके संबंध पर ना जाना ये मेरा अधिकार है, इस पर एक अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। यह गिरफ्तारी का आधार या विश्वास करने का कारण नहीं हो सकता कि मतलब मैं आपके पास नहीं आया, आपने मुझे बुलाया
तो बिल्कुल। ये गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। गिरफ्तारी का आधार क्या होगा कि आपने कोई पैसा बरामद किया हो, आपने कोई मनी ट्रेल किया हो, आपके पास कुछ सबूत हो जिसके आधार पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आपने सब बुलाया कि आप थाने में आइए और मैं थाने में नहीं गया इसलिए आपने मुझको गिरफ्तार कर लिया, तो ये गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता राजीव जी। बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सही है, कहीं भी किसी भी कानून में ये नहीं है कि साहब थाने में आपको दरोगा जी ने बुलाया और आप दरोगा जी के सामने नहीं गए तो दरोगा जी आकर के आपको घर से गिरफ्तार। वही कह रहे हैं, नहीं जाना मेरा अधिकार है, आपने मुझे बुलाया, समन भेजा, मैं नहीं गया, ये मेरा अधिकार है, इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है, ऑलरेडी मैं मुकदमा झेल रहा हूं। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल हैं, और चूंकि कोर्ट में जब उनका वकील खड़ा होता है तो वो मैं कह के ही मतलब अरविंद केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उसी में आप तक मैं बात पहुंचा रहा हूं। तो यहां साफ कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी कि नहीं जाना, समन भेजा ईडी ने, मैं नहीं गया, ये मेरा अधिकार है, और इस पर अलग से आप मुकदमा मुझ पे चला रहे हैं, ईडी मेरे ऊपर मुकदमा चला रही है। ये गिरफ्तारी का आधार या विश्वास करने का कारण नहीं हो सकता कि आप, मैं नहीं गया इसलिए आप मुझको गिरफ्तार कर लीजिए। जो अभी अमलेंदु जी कह रहे हैं कि एक थानेदार ने आपको बुलाया, थाने आप नहीं पहुंचे तो थानेदार आकर आपको गिरफ्तार कर लेगा, ये कौन सा नियम है? ये बिल्कुल नहीं है। इस पर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि उन्होंने आपको नोटिस भेजा, आपने टाल दिया। तो यहां पर सिंह भी कह रहे हैं कि जब सीबीआई ने बुलाया तो मैं गया, मैंने ईडी के नोटिस का विस्तार से जवाब दिया, मैंने कहा कि मैं नहीं आने वाला, लेकिन आज आप ये कहकर गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं कि आप आए नहीं इसलिए हमने आपको गिरफ्तार कर लिया। आप ये कह के गिरफ्तार कतई नहीं कह सकते कि आप आए नहीं इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप सबूत दिखाइए, आप सबूत नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप आइए, और उसके बाद मैं आपने मेरे ऊपर एक केस कर दिया, उस केस को मैं झेल रहा हूं, और उसके बाद आप ये कह करके मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं दिखाएंगे कि गिरफ्तारी का कारण क्या है। ये सारी बातें, और धारा 19, 50, ये दो तो सामने सामने बार बार ये आएगा। पीएमएलए की धारा 19 यानी 19 और पीएमएलए धारा 50, ये दोनों मामला सामने आएगा, आपके सामने आएगा, जिस पर हम बात लगातार करेंगे। तो ये बहस चल रही है लगातार, आप देख लीजिए। ऊपर आप ब्रेकिंग में हम लोग ये आपके सामने हिंदी में टेक्स्ट भी लिख रहे हैं, और जो हम बता रहे हैं वही टेक्स्ट उधर भी चल रहा है स्क्रीन पे दोस्तों। और बहुत ही मजेदार है ये केस। मजेदार इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी जो केस लेकर गए हैं, ये अपने आप में, अगर अभिषेक मनु सिंह भी इस केस को जीत जाते हैं तो ये एक नजीर बनने जा रहा है ये केस। क्योंकि यहां से ईडी किसी को छूने से पहले 4 बार सोचेगी कि आखिर इसको छुएं या ना छुएं। अभी जो किसी को भी समन भेज के उठा के बुलाते हैं और बाद में आप गिरफ्तारी शो कर देते हैं, वो अब शो होते हुए दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या यहां सुप्रीम कोर्ट की ये दोनों जजों की बेंच इस बात को मानेगी, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन जो दलीलें पेश की जा रही हैं वो भी दिलचस्प हैं, और इस दलील में संजय सिंह का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि संजय सिंह के बारे में इसी जस्टिस खन्ना ने कहा था कि अगर आप यहां पर अगर कुछ और कहते हैं तो मैं धारा 50 की तरफ जाऊंगा, और 50 की तरफ जाऊंगा तो गुण और दोष की बात होगी, फिर यहां पर बात सबूतों की होगी। तो इसी पर ईडी ने साफ साफ कहा था कि हम इनकी जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जब यह केस की शुरुआत हुई है तो साफ साफ जस्टिस खन्ना ने कहा है कि आप इस केस को इलीगल घोषित कराने के लिए आए हैं, आपने जमानत याचिका क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि जब केस ही इलीगल है साहब तो हम जमानत याचिका क्यों दें? हम तो इस केस को, हमारे ऊपर यह गलत केस थोपा गया है, इस केस को हम इलीगल घोषित करवाने के लिए आए हैं। तो यह बहुत ही मजेदार है। अमलेंदु जी, आगे क्या बहस चल रही है? जी राजीव सिंघवी ने कहा कि अच्छा मान लीजिए, मतलब कल्पना कीजिए कि एक आरोपी है और वो कहता है कि मैं बयान नहीं दूंगा, ठीक है, आपने बुलाया, वो कहता है कि मैं तो बयान नहीं दूंगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि उसने सहयोग नहीं किया, मतलब उसने आपके साथ कॉपरेट नहीं किया और इसलिए मैं गिरफ्तारी कर दूंगा? मैं बयान देना ना देना उसका अधिकार है, उसने कहा कि मैं बयान नहीं दूंगा, तो क्या आप इस आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे? तो इस पर सिंघवी ने फिर पंकज बंसल का फैसला जो है उसका हवाला दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मेरे घर से गिरफ्तार किया गया, उन्होंने वहाँ धारा 50 जो है पीएमएल एक्ट की, उसके तहत कोई बयान दर्ज नहीं किया वहाँ पे उन्होंने। जी, पंकज बंसल का ध्यान यहाँ पर जिक्र किया और धारा 50 की बात की। 50 जो है उसमें जज के सामने बयान लेना जरूरी होता है।
जज के सामने बयान लिया या नहीं लिया, साक्ष्य प्रूफ सारी चीजें आती हैं, गुण दोष की बात आती हैं, वो सारी चीजें है या नहीं है। आज की तारीख में आप जानते हैं कि ईडी किसी को भी बुला करके और गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद रिमांड पे लेती है। ये सारे एक परंपरा जो है वो चल रही है, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। और दिल्ली में तो ये बहुत ज्यादा, के कविता भी अभी गिरफ्तार हैं। अगर ये मामला पूरा का पूरा आता है अमलिंदु जी, ये मामला अगर जैसी बहस यहाँ चल रही है, वो बहस अगर ऐसे ही आगे बढ़ती है तो बहुत मजेदार होने जा रहा है कि नहीं? जी जी राजीव, बिल्कुल निश्चित तौर पे। फिर बताते हैं सिंघवी कि भाई आप मेरी अंतरिम जमानत मिलने से इनकार करने पर आपका जो मेरे घर आकर के कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लें। जो कि आपको याद होगा राजीव जी, जिस दिन गिरफ्तारी हुई है उस दिन हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई थी और उसके बाद तुरंत वो सीडी गिरफ्तार करने ईडी जो थी वो गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। हालांकि ईडी ने अदालत में ये कहा था कि उसका गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, वो केवल पूछताछ करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से। तो यानी ईडी जो गिरफ्तार करने पहुंची राजीव जी, आखिर 2 घंटे में या 3 घंटे में ऐसे कौन से कारण बन गए कि अदालत में जाकर के आप कह रहे हैं कि हमारा गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है और जाकर के आप तुरंत जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। चूँकि आपने कहा कि हमारा गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है, इसी आधार पर हाई कोर्ट ने जो थी वही अंतरिम जमानत याचिका जो थी वो खारिज कर दी थी। ये बहुत मजेदार दलील है दोस्तों, इसको गौर फरमाइए। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने मुझे मेरे घर से गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मेरे घर से गिरफ्तार किया। उन्होंने वहां धारा 50 के तहत बयान दर्ज नहीं किया। धारा 50 के तहत बयान दर्ज कराना मतलब वहां पर एक जज भी होना चाहिए। जज के सामने बयान दर्ज करवाइए, और ये बयान उन्होंने दर्ज नहीं करवाया। और इसके बाद पंकज बंसल के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। पंकज बंसल का फैसला क्या है? पंकज बंसल का सुप्रीम कोर्ट का जो पंकज बंसल केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि ईडी जो है वो प्रतिशोधी नहीं हो सकता, यानी कि वो किसी प्रतिशोध में किसी के लिए उसको क्या कहेंगे, जो विंडिक्टिव नहीं हो सकता, विंडिक्टिव नहीं हो सकता। बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर सकते और आप बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर सकते। और आपको रिटन में देना होगा कि उसको कि आपके पास आधार क्या है। हाँ, गिरफ्तारी का आधार आरोपी को लिखित में देना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी विंडिक्टिव यानी कि बदले की भावना के साथ ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती है। ईडी को, किसी को भी ईडी अगर गिरफ्तार कर रही है तो गिरफ्तारी के आधार आरोपी को, जो आरोपी है उसको लिखित में देना होगा। यानी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो यहां पर ईडी सबसे पहले लिखित में ये धारा 50 के तहत, पीएमएलए एक्ट धारा 50 के तहत बयान दर्ज करवाना था और उसके बाद लिखित में देना था कि हम किस आधार पे आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। और काल्पनिक, ये कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक रूप से है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आरोपी कहता है कि मैं बयान नहीं दूंगा, अगर आरोपी कहता है, ये सिंघवी कह रहे हैं कि काल्पनिक हाइपोथेटिकल है कि अगर मैं आरोपी कहता है कि मैं बयान नहीं दूंगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने सहयोग नहीं किया इसलिए मैं गिरफ्तारी करूंगा? सिंघवी कह रहे हैं कि ये जो धारा है 50 है, इसकी बात आपने ही पिछले उसमें की है, संजय सिंह की जमानत में की है, आपने उल्लेख किया है, और आपका ही ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही यह फैसला सुनाया है जिसमें कहा है साफ साफ कि ईडी को लिखित में आरोपी को गिरफ्तारी का आधार देना होगा। बेस क्या है, किस बेस पर, किस ग्राउंड पे? ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी गिवन टू दी अक्यूज्ड। यह साफ साफ कहा गया है। इन रीटिंग फर्निशिंग इन दी राइटिंग, यानी कि आपको लिखित में ये फर्निश करना होगा, देना होगा कि आपने इनको गिरफ्तार क्यों किया। एक बहुत बड़ा कारण यहां नजर आ रहा है, बहुत ही बड़ा कारण नजर आ रहा है। इस गिरफ्तारी को ही इलीगल घोषित करवाने में बहुत नजदीक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। आगे कौन सी दलील है जरा जल्दी से लेके आइए। जी राजीव जी, सिंघवी फिर कहते हैं कि आप यानी ईडी जो ये नहीं कह सकते कि आपके पास विश्वास करने का कारण है क्योंकि उन्हें केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत नहीं मिली, यानी वही जो हाई कोर्ट में जो याचिका खारिज हो गई थी अंतरिम जमानत की याचिका। फिर वो जस्टिस खन्ना कहते हैं कि क्या आप ये खुद का खंडन नहीं कर रहे हैं? आप कहते हैं कि धारा 50 दर्ज नहीं की गई है, लेकिन फिर आप इसके लिए उपस्थित भी नहीं होते हैं। तो सिंघवी कहते हैं मैं कह रहा हूं कि आवश्यक सामग्रियों में से एक है
यानी जब आपने गिरफ्तारी की तब आपको मुझे 50 का धारा 50 का बयान लेना चाहिए था। फिर सिंघवी कहते हैं कि अधिकतम आपके पास जो शरद रेड्डी का बयान है, अगर मैं धारा 50 के बयान पर नहीं जाता तो यह विश्वास करने का कारण नहीं देता कि साहब मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस पर जस्टिस खन्ना कहते हैं ठीक है, ये अपने आप में दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दलीलों से जस्टिस खन्ना जो है वो सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन आधार पर गिरफ्तारी की गई है ये आधार गिरफ्तारी करने का नहीं हो सकता। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं कि अधिकतम देखा जाए, मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम यह है कि आपके पास शरद रेड्डी का बयान है, अगर मैं धारा 50 के बयान पर नहीं जाता तो यह विश्वास करने का कारण नहीं देता है। जस्टिस खन्ना फिर कहते हैं ठीक है, ये अपने आप में दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता है। यानी अपने आप में दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि जस्टिस खन्ना ने इस दलील को स्वीकार कर लिया है। ये माना जाए कि इस दलील को कि धारा 50 के तहत आपने गिरफ्तारी का लिखित जो है वो देना चाहिए था, ये नहीं दिया, न ही बयान लिया, न ही आपने लिखित में दिया कि ये गिरफ्तारी हम क्यों कर रहे हैं। इस बात को यहां जस्टिस खन्ना मान रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां उसके बाद आगे बात बढ़ती है। सिंघवी कह रहे हैं मेरी अंतरिम जमानत से इनकार गिरफ्तारी के लिए मेरे घर आने का आधार नहीं हो सकता। 1.5 साल तक गिरफ्तारी नहीं हुई, आपने एंटीसिपेटरी बेल जो है उसको इनकार कर देते हैं, आप 1.5 साल तक घर नहीं आते हैं, 1.5 साल तक मेरी गिरफ्तारी नहीं होती है। आप यानी ईडी ये नहीं कह सकता कि आपके पास विश्वास करने का कारण है क्योंकि उन्हें केजरीवाल की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत नहीं मिली। ये तमाम बातें यहां कह रहे हैं और बहुत ही जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि क्या आप स्वयं का खंडन नहीं कर रहे हैं? ये सब बातें आप बता चुके हैं, उसी बात को मैं आगे थोड़ा बढ़ा रहा हूं। लेकिन बहुत मजेदार बात है यहां पर अमलेंदु जी की जिस बात को यहां पर जस्टिस खन्ना भी मान रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो संजय सिंह को जो जमानत दी गई है वो एक बहुत बड़ा आधार है जो जिसके तहत यहां बहस को लेकर के चले गए हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और साफ साफ कह रहे हैं कि और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात जो पंकज बंसल केस है, पंकज बंसल केस में जो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है उस फैसले में साफ साफ है कि गिरफ्तारी का आधार क्या है ये लिखित में आपको देना होगा। ईडी को जो एक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार ईडी क्यों कर रही है उसका लिखित में आधार देना होगा, बेस देना होगा, ग्राउंड ऑन व्हिच ग्राउंड आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये यहां पर नहीं है और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं जस्टिस खन्ना। आगे क्या कुछ हो रहा है? जी यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा, ये है कि जो अभी जो एक छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला था उसके ऊपर भी जो एक आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है ये दलील भी आगे आ सकती है राजीव जी इस मसले में, क्योंकि उसमें कहा गया कि आपने कोई पैसा बरामद नहीं किया, कोई मनी ट्रेल आपको नहीं मिली, तो फिर ये गिरफ्तारी का और मुकदमा बनने का आधार नहीं हो सकता। मुकदमा ही खारिज हो गया राजीव जी, वहाँ गिरफ्तारी और उसकी बात ही नहीं है, मुकदमा ही खारिज हो गया कि चूंकि आपने कोई पैसा बरामद नहीं किया, कोई मनी ट्रेल नहीं हुई, इसका मतलब कि कोई पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत अपराध नहीं हुआ है। ये साफ साफ जो था उस आदेश में कहा गया। जस्टिस ओका की खंडपीठ थी राजीव जी, उसने ये फैसला सुनाया था। मुझे लगता है ये मामला भी इसमें आएगा और पंकज बंसल वाला अक्टूबर 2023 का ही फैसला है राजीव जी, जिसमें ये कहा गया था कि आपको लिखित में देना होगा। फिर आगे जस्टिस खन्ना यहां पे आप मजेदार तथ्य सुनिए। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं हियरिंग हैज कंक्लूडेड, सुनवाई पूरी हो गई है, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं। तो यहां पर कल फिर यहाँ सिंघवी साहब कह रहे हैं कि कम से कम 1 घंटा और होनी चाहिए, 1 घंटा और सुनवाई होनी चाहिए इस पे। और तो सिंघवी कह रहे हैं मैं कह रहा हूं कि दर्ज किए गए धारा 50 के बयानों में उनके पास कोई सामग्री नहीं है। और ये एक बार फिर से कह रहे हैं, तो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं ये बात हम समझ रहे हैं, लेकिन इसमें और कितनी बात की जाए। तो इन्होंने कहा कम से कम, जस्टिस खन्ना ने बोला और कितनी देर बात की जाए, तो सिंघवी कह रहे हैं कि कम से कम 1 घंटा और बात होनी चाहिए इस पे, ये कह रहे हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है, जस्टिस खन्ना कह रहे हैं ठीक है कल करें बात, हम कल देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है कल देखेंगे, तो कल कम से कम 1 घंटा इस पे हमको बात करनी है। ये बात यहां हो रही है। इसके आगे क्या है? जी हाँ जी, उसके बाद फिर कंक्लूड हो गया है मैटर। अब मुझे लगता है शायद कल इस पे जो है वो बातचीत होगी। हियरिंग हैज़ कंक्लूडेड, हियरिंग को जो है वो समाप्त कर दिया गया, मतलब आज की सुनवाई जो है यहीं पे रुक गई। कल 1 घंटा इस पे और बहस होगी और इसमें राजीव जी अब बहुत सारे और सवाल जो है वो भी निकल करके आएंगे और बहुत सी दलीलें जो दी जाएंगी। मुझे लगता है सिंघवी साहब जो बातें कर रहे हैं इस पे आगे बहस होगी।
अभी तक राजीव जी ईडी ने बीच में हस्तक्षेप जो भी किया भी है वो एक छोटा सा हस्तक्षेप किया है और उसको जो है वो एक तरीके से खारिज कर दिया अभिषेक मनु सिंघवी ने। इसका मतलब राजीव जी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर के ईडी के पास कहने के वो आधार नहीं है जिस तरीके से एएसजी राजू थे वो हाई कोर्ट में जाकर के बातें कर रहे थे राजीव जी। इसका मतलब समझा जा सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ठीक छतरी के नीचे आ गई है ईडी। बिल्कुल, बहुत मजेदार तथ्य है दोस्तों। सुनवाई कल जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो इसलिए यहां इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर जितनी दलीलें पेश की गई हैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उन दलीलों को में से बहुत सारी बातें जस्टिस खन्ना मानते हुए, स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने धारा 19 की बात की, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के तहत ये जो कि बहुत बड़ी धारा है और इसके तहत गिरफ्तारी नाजायज है, इलीगल है, गैर कानूनी है, ये कहते हुए यहां अभिषेक मनु सिंघवी। उसके बाद ये और भी इलीगल तब बन जाती है ये गिरफ्तारी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है, उस फैसले में साफ साफ कहा गया है कि ईडी किसी को भी गिरफ्तार करने के समय लिखित में धारा 50 के तहत उसे उनके बयान को वो करेगी, दर्ज कराएगी और लिखित में गिरफ्तारी का कारण बताएगी। उसके बाद ही ईडी किसी भी मुजरिम को गिरफ्तार, किसी भी एक्यूज्ड को गिरफ्तार करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इनमें से किसी भी तरह से नहीं हुई है। यानी अरविंद केजरीवाल को का ना बयान धारा 50 के तहत लिया गया है, न ही उनको लिखित में कुछ दिया गया है और इसीलिए यह मजेदार बन जाता है मामला। और 50 के तहत ही जो इसी पर एक शक के आधार पर, गुण दोष के आधार पर न जाते हुए ईडी ने संजय सिंह की जमानत को वहां पर रोका नहीं था, टोका नहीं था। उन्होंने कहा था कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि ईडी यहां पर फंस गई थी कि संजय सिंह की गिरफ्तारी भी वैसी ही इलीगल है जैसे यहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल है। ये आगे आने वाले समय में वो भी केस आएगा, हेमंत सोरेन का मामला भी आएगा, तो ये कई सारे मामले आएंगे। इसलिए ये गिरफ्तारी बहुत ही एक अलग तरह से, अलग दिशा में ये दिखाई दे रहा है ये केस। इस केस को पॉइंट दर पॉइंट समझने की जरूरत है दोस्तों और इसीलिए इस पूरे मामले को हम आप तक पल पल की रिपोर्ट के साथ ला रहे हैं। आज जो कुछ हुआ है वो एक बार फिर से धीरे धीरे रिकैप करना चाहूंगा। अमलेंदु जी जल्दी से आप तक आना चाहता हूं, क्या कुछ हुआ आराम से जरा बताइए। हमारे जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है दोस्तों, यह मामला आपका है, हमारा है, इस देश की जनता का है। देश में एक तरफ पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, आप जान रहे हैं कि कोई भी कभी भी, आज आपने देखा इंदौर में क्या हुआ, कांग्रेस का एक प्रत्याशी वो आखिरी दिन आज होता है नॉमिनेशन वापस लेने का, अपना नाम वापस ले लेता है, भाजपा ज्वाइन कर लेता है। आपने देखा सूरत में क्या होता है, सूरत में भी उसका नॉमिनेशन वापस हो जाता है। आपने देखा इधर खजुराहो में क्या हुआ, वहां भी यही। तो जो कहानी की शुरुआत हुई थी वहां चंडीगढ़ से, वो कहानी खजुराहो होते हुए, सूरत होते हुए इंदौर पहुंच गई है और इन सब के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड भी आता है, इन सब के बीच ईडी भी आती है। और ये जो मामला है इसका कहीं ना कहीं पटाक्षेप होना चाहिए। पटाक्षेप मतलब पर्दा गिरना चाहिए। आप ड्रामा कब तक देखते रहेंगे? ड्रामा का अंत होता है। फिल्म भी देखते हैं तो मैक्सिमम 3 घंटा, 3.5 घंटे की फिल्म भी आप लोगों ने देखी होगी, मेरा नाम, जोकर, संगम, ऐसी फिल्में, पुरानी फिल्में, लेकिन आज 1.5 घंटे में फिल्म खत्म हो जाती है। तो इन फिल्मों का भी कहीं ना कहीं पर्दा गिरता है। तो क्या ईडी जो फिल्म बना रही है उसका पर्दा नहीं गिरना चाहिए? या ईडी के जरिए जो सत्तारूढ़ दल फिल्म बना रहा है उसका पर्दा नहीं गिरना चाहिए? और वही यहां करने की कोशिश में है। अरविंद केजरीवाल के केस को लेकर जो लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमलेंदु उपाध्याय जी। इस पर कल फिर से सुनवाई होगी और 1 घंटा इसी मसले पे पीएमएलए एक्ट की धारा 50 पे बात को आगे बढ़ाने के लिए डिमांड रखी है अभिषेक मनु सिंघवी ने। लेकिन वो डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक दूसरी कहानी दिखाई देती है, उस कहानी में ये केस गैर कानूनी दिखाई देता है। अमलेंदु जी जल्दी से जरा रिकैप कीजिए। जी राजीव जी, देखिए जब शुरुआत हुई, जैसी बेंच बैठी तो वैसे बैठते ही जस्टिस खन्ना ने अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया कि आपने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया क्या? इस पर सिंघवी ने कहा कि नहीं, हमने जमानत दाखिल नहीं की है। सिंघवी ने कहा कि मैंने 2 नोट दिए हैं, पहला मेरा नोट शुरुआती नोट है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि अच्छा, तो आप मूल रूप से गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ हैं।
केवल जिज्ञासावश आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया, जो कि सवाल राजीव जी आपने भी अभिषेक मनु सिंघवी से अपने इंटरव्यू में पूछा था। जी। तो इस पर सिंघवी ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी गैर कानूनी है और धारा 19 PMLA एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। इस पर ASG राजू जो है वो बीच में कूदे, फिर उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने बाद में रिमांड का भी विरोध नहीं किया। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि लेकिन आपने इंटरिम रिलीफ के लिए तो आवेदन किया है। सिंघवी ने कहा हाँ, क्योंकि गिरफ्तारी गैर कानूनी है इसलिए हमने आवेदन किया है। फिर सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की तारीख जो है वो 21 मार्च है और धारा 19 PMLA एक्ट के तहत गिरफ्तारी की क्या जरूरत है, पहले कृपया यह देख लीजिए। गिरफ्तारी की तारीख से पहले के जो बड़े दस्तावेज हैं उनका दूर दूर तक मुझसे यानी अरविंद केजरीवाल से कोई वास्ता इनका नहीं है, इन दस्तावेजों का। फिर सिंघवी ने कहा कि इसलिए जरूरत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। CBI की तरफ से 3 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। तो जस्टिस खन्ना ने पूछा कि CBI ने इस मामले में अभी तक आपका कोई नाम नहीं लिया है। तो सिंघवी ने कहा कि नहीं, अभी तक मेरा तो कोई नाम नहीं है, यानी अरविंद केजरीवाल का CBI ने अभी तक कोई नाम नहीं लिया। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या बाद में आपका नाम शामिल करते हुए कोई ECR दाखिल की गई है। इस पर सिंघवी ने कहा कि नहीं, कोई दाखिल नहीं की गई है। फिर सिंघवी ने कहा कि दिसंबर 2023 तक 10 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जिनमें CBI की चार्जशीट और ED की अभियोजन की शिकायत जो है वो शामिल है, इनमें कहीं भी मेरा कोई नाम नहीं था। दिसंबर 2023 तक मेरा कहीं भी कोई नाम नहीं था। फिर सिंघवी ने कहा कि ED द्वारा विश्वसनीय गवाहों के जो धारा 50 PMLA एक्ट की धारा है उसके तहत बयानों के माध्यम से हम अदालत का रुख कर रहे हैं। फिर सिंघवी ने कहा कि सितंबर 22 और जुलाई 23 के बीच में राघव मुंगटा, जैसे वो राघव मुंगटा का नाम लेते हैं वैसे जस्टिस खन्ना जो है वो इस पर हस्तक्षेप करते हैं। फिर कहते हैं क्या गिरफ्तारी के कारणों पर बहस नहीं करना चाहिए, क्या ये आपके लिए उचित नहीं होगा। तो सिंघवी कहते हैं कि साहब मैं उसी तरफ पढ़ रहा हूँ कि गिरफ्तारी के कारण ED के पास उपलब्ध नहीं है। फिर जस्टिस खन्ना कहते हैं कि अच्छा आप ये भूल जाइए कि ये एक मामला है, यानी कि आप भूल जाइए कि ये कोई मामला है अरविंद केजरीवाल का किसी का भी। ये बताइए कि क्या ये एक सामान्य आपराधिक मामला है। मान लीजिए कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाता है, पुलिस हिरासत के लिए आवेदन देती है और वह हिरासत का आधार बताते हैं और कोर्ट जो है वो कस्टडी देने का फैसला कर देते हैं। जस्टिस खन्ना कहते हैं कि जमानत के चरण में जिन दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया वे मूल रूप से पुलिस डायरी थे और वे दस्तावेज हैं जिन्हें वे एकत्र करने में सक्षम है, यानी कि जिसको जांच एजेंसी इकट्ठा कर सकती है, मतलब पहले नज़र में जो है उसको कर सकती है। तो सिंघवी कहते हैं कि साहब ये पारंपरिक जमानत का मामला नहीं है, कृपया धारा 19 जो PMLA एक्ट की है उसको देखिए, ये PMLA एक्ट के अंतर्गत है। यानी कि आप जो हमको बता रहे हैं कि एज्यूम कर लीजिए कि पुलिस ऐसा करती है और ऐसा करती है, तो ये उस तरीके का केस नहीं है, ये धारा 19 PMLA एक्ट जो है उसके अंतर्गत मामला है। फिर सिंघवी जो है वो विजय मदन लाल चौधरी फैसले का हवाला देते हैं, जो कि उन्होंने आपके इंटरव्यू में भी दिया है, आपके साथ भी उन्होंने विजय मदन लाल चौधरी का हवाला दिया है। फिर वो बताते हैं कि धारा 19 जो है PMLA एक्ट की वो काफ़ी बड़ी हुई है, उसकी सीमा है। और फिर बताते हैं कि 3 वाक्यांश हैं, एक तो कब्जे में सामग्री यानी आपके पास क्या बरामद किया गया, तीसरा कि विश्वास करने का कारण कि मतलब किस आधार पे आपको विश्वास किया जाए कि आप दोषी हैं, तीसरा यह कि अपराध का दोषी, मतलब आपने जो कोई अपराध किया है ये, तो गिरफ्तार करने की शक्ति जो है आपके पास है लेकिन गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अपराध को उजागर करना होगा आपको, यानी जिसमें आपने गिरफ्तारी की है वो बताना होगा कि क्या आधार है, क्या अपराध किया गया है जिसमें आपने गिरफ्तार किया है। केवल संदेह नहीं, केवल संदेह के आधार पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। जब आप गिरफ्तार कर रहे हैं तब आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास ये सबूत हैं और ये आपके पास साक्ष्य हैं, ये आपके पास आधार है, इसके आधार पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये धारा 45 जो PML है उसमें भी एक सीमा है, मतलब 45 में भी आपके पास ये सीमा है कि आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि आपने गिरफ्तार क्यों किया। फिर सिंघवी कहते हैं कि आप लंबे समय तक जो गिरफ्तारी नहीं करते हैं और उसके बाद जब आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आधार संहिता जो है वो लागू हो जाती है, उसके बाद आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। भाई या तो आपके पास पहले से जो आसन्न सामग्री है या कोई अपराध वो सामग्री है या आपके पास कोई ऐसी सामग्री है जिससे आप समझते हैं कि इस पर गिरफ्तार किया जाता है। क्या है आपके पास, हम नहीं जानते कि आपके पास क्या है कि जिसके आधार पर आपने गिरफ्तार किया है। यानी कि आपने अभी तक नहीं बताया कि आपने जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की उसमें आपके पास आधार क्या, यानी राजीव जी फिर वही बात कि क्या आपने अरविंद केजरीवाल से 1 रुपया भी बरामद किया, क्या आपने कोई मनी ट्रेल किया जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आता हो, जो कि ईडी अभी तक नहीं बता पाई है कि उसने कहीं 1 रुपया भी बरामद किया है या कहीं कोई मनी ट्रेल है कुल मिलाकर के। फिर सिंघवी कहते हैं कि जो कुल मिलाकर के है वो ये है कि सलाखों के पीछे से किसी का लिया हुआ 16वां बयान है। जो व्यक्ति सलाखों के पीछे है यानी जिसकी आप गिरफ्तारी कर चुके हैं
उसका कोई 16वां बयान आता है और बाद में उसे जमानत मिल जाती है, वो सरकारी गवाह बन जाता है। 16वां आप उसका बयान लेते हैं, उसमें वो मेरा नाम लेता है और फिर वो सरकारी जो है वो गवाह बन जाता है कुल मिलाकर के। ये इस तरीके का मामला है। फिर वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सीएम को कोई छूट है, लेकिन क्या इससे उनके पास कम अधिकार हैं? उनके अधिकार मतलब एक आम आदमी के वो नहीं है। फिर जस्टिस खन्ना कहते हैं कि आप इसका मतलब धारा 19 जो है पीएमएल एक्ट की, उस पर आप केंद्रित कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं इसका परीक्षण जो सख्त है। आइए देखते हैं कि वीएमसी जो क्या कहती है। सिंह भी कहते हैं लेकिन कृपया ध्यान दें कि मैं आरोपी नहीं हूं, और वे यानी ईडी बार बार सिंह भी ये कह रहे हैं कि कृपया ध्यान दीजिए कि मैं आरोपी नहीं हूं, और यानी अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं हैं और उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है। उनके लिए यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। आप जिन लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जब तक वो सरकारी गवाह नहीं बनता तब तक वो मेरा नाम नहीं लेता है, भले वो 9 बार आप उनसे बात करते हो या 16 बार बात करते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तब तक वो मेरा नाम नहीं लेता है जब तक कि वो गिरफ्तार नहीं होता, सरकारी गवाह नहीं बनता, जब तक कि वो अप्रूवर के साथ साथ वो उधर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदता है, तब तक जब तक कि वो उसके बाद आप उसके फायदे के लिए क्या करते हैं कि बीजेपी का टिकट दे देते हैं। ये सारी बातें वहां दलीलों में आ रही हैं। और साथ साथ पीएमएलए एक्ट की धारा 50 जो है वो भी सामने आता है। धारा 50 के तहत आप ना ही गिरफ्तार कर रहे हैं, ना ही गवाही ले रहे हैं, बयान ले रहे हैं, गवाही नहीं बयान ले रहे हैं। आपने बयान नहीं लिया, लिखित में आपने बताया नहीं, जबकि आपके ही सर्वोच्च अदालत जो अपने देश का है उसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुनाया था पंकज बंसल जो है उनका फैसला, और उस फैसले में साफ साफ एक डायरेक्टिव है ईडी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपको किसी भी हाल में गिरफ्तार करने से पहले, एक्यूज्ड आप किसी को बना रहे हैं तो उसको लिखित में बताना पड़ेगा कि आप इनको गिरफ्तार क्यों करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को आपने गिरफ्तार किया तो ना ही आपने बयान 50 के तहत दर्ज किया है और न ही आपने यह बताया है लिखित में कि मैंने इनको गिरफ्तार क्यों किया। तो ये सारे आधार हैं जिस आधार पर ये केस इलीगल दिखाई देता है, और इसीलिए ये जो गिरफ्तारी है उसको हम इलीगल कह रहे हैं, गैर कानूनी कह रहे हैं। और लेकिन यहां पर और भी थोड़ी सी दलील आगे बढ़ती है और यहां पर कहा जा रहा है कि अब कल सुनवाई, साफ साफ उन्होंने कहा कि ठीक है अब हो गई सुनवाई अब इस पे, लेकिन इन्होंने अभिषेक मनु सिंह भी ने कहा, जज ने कहा कि बेंच ने कहा कि सुनवाई पूरी होती है, तो इन्होंने कहा नहीं, सुनवाई में कम से कम हमको 1 घंटा और चाहिए। इन्होंने कहा कितना समय चाहिए, जज ने पूछा कितना समय चाहिए, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कम से कम 1 घंटा और समय चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, ओके, कल 1 घंटा और, यानी 1 घंटे की बहस आज 3 से 4, 3:05 से 4:05 तक, और उसके बाद फिर कल देखते हैं कितने बजे, सुबह शायद सुनवाई होगी। लेकिन जो भी सुनवाई होगी हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे लिए ये केस इंटरेस्टिंग इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखिए 2 बातें हैं। और एक बात ये समझिए कि लीगल पहलू, जहां भी लीगल मामला आता है हम लोग डर सहम के बिल्कुल ही किसी किनारे बैठ जाते हैं और कांपने लगते हैं कि लीगल मामला है कैसे झेलें इसको। जबकि इस देश में आप देखिए कि कई लोग लीगल मामले में ऐसे फंसे कि वो जेल के अंदर हैं, निकल नहीं पाते हैं। एक तो ये है कि जरा लीगल चीजों को आप और हम समझें अच्छी तरह से, देश का कानून क्या है और कानून को समझें, हिंदी में समझें, अच्छे से समझें कि दलीलें वहां पेश की, क्योंकि वहां भी कोर्ट में जो चलता है वो इंग्लिश में चलता है पूरा। इसलिए दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईडी अभी तक जितनी गिरफ्तारियां करता आया है उसमें से कितने केस हैं जो जायज निकले हैं, जिस पर कहीं ना कहीं फैसला आया है, वो है 0.04%, यानी 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, आधा परसेंट से भी कम, एग्जैक्ट बताऊं तो 0.036% है, यानी वो 4% की तरफ भी नहीं गया है अभी तक। तो यहां ये केस अगर इलीगल घोषित होता है तो ये आपके हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ईडी किसी को, ईडी के जरिए अगर सरकारी पक्ष, सत्तारूढ़ दल अगर किसी को भी, आप देखिए कितने सारे मीम बन रहे हैं आज की तारीख में कि आदमी जो है वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है, उसके घर पे ईडी पहुंचा, वो भाजपा ज्वाइन कर लिया, ईडी वाले नमस्कार सलाम करने लगते हैं और बाहर चले जाते हैं। आखिर ऐसे मीम क्यों बन रहे हैं ईडी, सीबीआई और आईटी के लिए? इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के साथ साथ मिले हुए दिखाई देते हैं। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, साबित कीजिए कि आप नहीं हैं, लेकिन ऐसा क्यों साबित नहीं हो पा रहा है?
ये सारे सवाल हैं। इन सवालों को हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, जो सवाल आते हैं वो सवाल सीधा सीधा रख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ये केस हमारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अरविंद केजरीवाल के केस में जज पूछते हैं, जो बेंच बैठते ही ये बेंच पूछती है कि आपने जमानत की याचिका क्यों नहीं लगाई, आपने इलीगल केस की याचिका क्यों लगाई? तो अभिषेक मनु सिंह भी एक लाइन में तपाक से कहते हैं, साहब मिलॉर्ड, ये केस ही इलीगल है, इसलिए मैंने जमानत की याचिका नहीं लगाई। परसों मैंने एक विस्तार से इंटरव्यू लिया है, अगर आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं देखा हो तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब का उस इंटरव्यू को जरूर देखिए। इसी कमेंट बॉक्स में ऊपर टैग किया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में ऊपर जाके देख सकते हैं, इसी में टैग किया हुआ है। वर्तमान पॉलिटिकल सिनारियो के साथ साथ केसेस जो चल रहे हैं, अलग अलग केसेस, उन सब पे भी है। और अभिषेक मनु सिंह भी एक अकेले ऐसे वकील आज की तारीख में माने कि वो कई लोगों के केस लड़ रहे हैं, वो चुनाव आयोग भी जा रहे हैं। वो अभी कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी एक नया केस मोदी जी के ऊपर थोपने वाली है, उस बारे में भी जिक्र इसमें है कि क्या केस करेगी मोदी जी के ऊपर कांग्रेस पार्टी। तो उस इंटरव्यू को अगर आपने नहीं देखा है तो सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से जरूरी है, आपको जब भी समय मिले जरूर देखिए उस इंटरव्यू को। लेकिन यहां उसके अलावा ये केस अगर खारिज हो जाता है, मतलब कि ये केस इलीगल साबित हो जाता है, तो यहां से ईडी बैकफुट पर होगी। इसलिए जरूरी है यह समझना, जानना कि आखिर ये इस केस के जरिए इस देश का कितना भला होने जा रहा है। इस केस के पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अमलेंदु जी, यहां आपको क्या कुछ नजर आता है? क्या आपको लगता है कि जैसे कल 1 घंटा इस पे और बहस होनी है, हम वो पहुंचाएंगे अपने साथियों तक, घंटे भर क्या कुछ होने जा रहा है उसका विश्लेषण साथ साथ करते जाएंगे, हिंदी में ट्रांसलेशन होता रहेगा। लेकिन मजेदार है कि क्या यहां पर ईडी, क्योंकि अभी तक एक इंटरप्शन है ईडी की तरफ से इस पूरे बहस में, एक ठीक है ईडी की तरफ से भी बयान अपने बहस का समय दिया जाएगा, और जनरली इंटरप्ट नहीं करते हैं लोग। हम लोगों ने देखा है बहसों में वैसा होता है कि एक पक्ष रखता है अपनी बात, दूसरा पक्ष फिर अपनी बात रखता है। लेकिन यहां पर आपको लगता है कि ये केस जिस दिशा में अभिषेक मनु सिंघवी लेके जाना चाहते थे उस दिशा में जा चुका है? निश्चित रूप से राजीव जी उस दिशा में जा चुका है। और जस्टिस खन्ना ने आखिर में जो टिप्पणी की कि हम समझ गए कि आप धारा 19 पे जो है बात करना चाहते हैं, इसका मतलब, और ये भी उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो बता रहे हैं कि जो गिरफ्तारी के आधार आपने बताए, ये गिरफ्तारी के आधार नहीं बनते। ये भी आखिर में उन्होंने एक टिप्पणी की कि ठीक है हम समझ गए इस बात को कि आप बता रहे हैं कि ये गिरफ्तारी के आधार नहीं हो सकते। तो राजीव जी निश्चित तौर पर केस बढ़ता हुआ तो उसी दिशा में बढ़ रहा है। और फिर यहाँ मैं कहूँगा कि 2 केस राजीव जी इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। एक तो बल्कि 3, मतलब एक का तो हवाला, 2 का तो हवाला दे चुके अभिषेक मनु सिंघवी। एक तो पंकज बंसल का मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि आपको लिखित में जो है वो देनी होगी आपको जानकारी अभियुक्त को जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, और आप जो है विंजेक्टिव नहीं हो सकते, यानी आप प्रतिशोधात्मक नहीं हो सकते, आप जो है वो बदले की कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये ईडी को करना पड़ेगा। दूसरा जो संजय सिंह का मामला था, वो भी संजय सिंह का मामला आया कि पीएमएलए एक्ट की जो धारा 50 है उसके तहत उन्नको जो है वो जमानत दी गई है, उसमें ईडी ने उसका विरोध नहीं किया था। तो वहाँ भी इसी बेंच ने जस्टिस संजीव खन्ना की, हालांकि वो बेंच थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप सबूत दीजिए वरना फिर उस पर गुणदोष के आधार पर हम बात करेंगे। और वो गुणदोष के आधार पर बात नहीं होने पाए। ईडी को लग गया था कि चूंकि गुणदोष के आधार पर ईडी को वहाँ बहस करने के लिए कोई जगह नहीं है और कोई उसके पास सबूत इस तरीके के नहीं है कि वहाँ बहस की जा सके, तो ईडी ने जो था वो वहाँ से बैक कर लिया था और कहा था कि ठीक है हम इनको स्पेशल कंसेशन देते हैं। इसी के आधार पर संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। अब वही जो राजीव जी एक तरीके से कहा जाए कि जो संजय सिंह की जमानत का अगर ईडी विरोध करती तो हो सकता है उसमें और बहुत सी बातें आती नहीं होता। लेकिन अब ये आधार एक मिल गया कि आपने वहाँ जो, मतलब जैसे ईडी ने बीच में डिस्टर्ब किया एसजी राजू ने कि साहब इन्होंने जो हिरासत का विरोध नहीं किया, रिमांड का विरोध नहीं किया, इसी तरीके से अब ये आ गया कि संजय सिंह के मामले में आपने जो था वो उसका विरोध नहीं किया चूंकि आपके पास गुणदोष के आधार पर बात करने के लिए नहीं थी। तो कुल मिलाकर राजीव जी ये उसी दिशा में बढ़ता हुआ लग रहा है कि गुणदोष के आधार पर आपके पास नहीं है और कोई सबूत आपके पास नहीं है। फिर तीसरा जो छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाला है उसमें जो जस्टिस ओका की खंडपीठ है उसने जो आदेश दिया राजीव जी, वो बहुत स्पष्ट आदेश है। वो कहता है कि आपके पास गिरफ्तार करने की अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये जो था उन्होंने कहा। और चूंकि आपने कोई मनी टेल नहीं पकड़ा, कोई 1 पैसे की आपके पास रिकवरी नहीं हुई, इसका मतलब कि पीएमएलए के तहत जो है वो कोई अपराध नहीं हुआ है। ये पीएमएलए का अपराध नहीं बनता है। इस पर चाहे तो इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई कर सकता है अगर उसको हो सकता है कि इनकम बताने में कोई हेराफेरी हुई है। तो राजीव जी ये 3 बड़े आदेश हैं। दूसरा राजीव जी, अभी जो अमानतुल्लाह खां का मामला आया
उन्होंने जो इंटरिम जमानत के लिए कहा उस पर इन्हीं जस्टिस संजीव खन्ना ने टिप्पणी की थी और उनकी जो अग्रिम जमानत की याचिका थी उसको खारिज करते हुए ईडी को कहा था कि आपके पास गिरफ्तार करने की शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। अगर इनसे जांच में आपको पूछताछ में कोई आपको सबूत मिलते हैं तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं और सबूत नहीं मिलते हैं तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। और अमानतुल्लाह खां को गिरफ्तार नहीं किया ईडी ने पूछताछ के बाद राजीव जी। तो ये कुल मिलाकर के इसका मतलब जिस दिशा में अभिषेक मनु सिंघवी बढ़ रहे हैं उसके बहुत से आधार मौजूद हैं और इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने 1 घंटे का समय जो है बहस के लिए मांगा है कि 1 घंटे में वो इन सारे मसलों को माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखेंगे। राजीव जी बहुत सारी बातें, 1 घंटे का समय, 1 घंटा कल इन्होंने दिया भी है, जज ने दिया है, बेंच ने 2 जजों की बेंच है, जस्टिस खन्ना, आपने नाम खूब रट लिया है, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इन दोनों की 2 जजों की बेंच। और ये बेंच क्या फैसला लेकर आएगी अरविंद केजरीवाल पर वो देखना दिलचस्प तो होगा ही, लेकिन यहाँ कुछ बातों पर सहमति जताते हुए जस्टिस खन्ना दिखाई दिए। ये सबसे बड़ी बात है कि जस्टिस खन्ना, एक बात और यहाँ रखना चाहूंगा कि ये केस 29 तारीख के लिए कहा गया था। पहले इस केस के बारे में ये पता चला कि फ्राइडे तक यानी शुक्रवार तक ये केस एनलिस्ट नहीं थी, सूचीबद्ध नहीं थी मंडे के लिए। फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे एनलिस्ट करवाया है, यानी कि चूंकि शायद कोर्ट में ये भी होता है कि जो रजिस्ट्रार हैं वो भूल भी जाते हैं, शायद भूल गए होंगे, लेकिन आज जब रात में 12 बजे भी खोल देते हैं और 12 बजे खोल भी देते हैं। तो यहाँ पर मजेदार तथ्य है कि इस केस को आज सूचीबद्ध होना था, नहीं हुआ था, फिर से सूचीबद्ध हुआ है और 3 बजे से इसकी सुनवाई शुरू हुई है। उससे पहले फर्स्ट हाफ में हेमंत सोरेन को लेकर सुनवाई हुई है और हेमंत सोरेन का केस भी मजेदार है। उस केस में अब 6 तारीख को सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन का केस ऐसा है कि हाई कोर्ट में, वो जो इंटरव्यू की बात मैं कर रहा हूं, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी है अभिषेक मनु सिंघवी ने, क्योंकि उस केस को सिब्बल लड़ रहे हैं, लेकिन केसेस क्या है वो सबको पता रहता है। तो वहाँ उस केस में यही है कि हेमंत सोरेन का मामला वहाँ रांची हाई कोर्ट में पूरी सुनवाई हो चुकी है, 2 महीने हो गए, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो वो उसके लिए कि फैसला वहाँ कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं हेमंत सोरेन। उसको अब आदेश किया गया है और 6 तारीख को फिर से सुनवाई होनी है। तो हेमंत सोरेन का केस एक अलग है, लेकिन वो भी मामला धीरे धीरे इलीगल की ओर बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल का मामला भी इलीगल की तरफ बढ़ रहा है। और ये तय मानिए अमलेंदु जी, अगर ये फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ गया और इस चुनाव के वक्त आ गया तो चुनाव में भूचाल आ जाएगा, ये तय मानिए। निश्चित तौर पर पॉलिटिकली देखिए तो बड़ा भूचाल आने वाला है इस चुनाव में, अगर ये आ गया अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, और जिसकी उम्मीद ज्यादा दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल राजीव जी, बहुत ज़्यादा इसकी उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से बहस चल रही है और जिस तरीके से तर्क रखे जा रहे हैं वो सारे तर्क ये बताते हैं कि केस में कोई जान है ही नहीं। तो हम लोग शुरू से भी कह रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी जो तर्क रख रहे हैं अदालत के सामने वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें कोई मामला जो है वो नहीं बनता है किसी भी तरीके से। तो ये कुल मिलाकर के मामला उसी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आज राजीव जी आपने हेमंत सोरेन का मामले का जिक्र किया, उसमें आपको याद होगा कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले टिप्पणी की थी कि उन्होंने सारे हाई कोर्ट्स को लिखी है चिट्ठी कि आप जो फैसला सुन के रिजर्व कर लेते हैं और फिर कई महीनों तक नहीं देते हैं, उसके बाद फिर आप खुद भूल जाते हैं कि क्या जो थी दलीलें दी गई थी और फिर उसका अर्थ का एक तरीके से अनर्थ हो जाता है। तो यहाँ ये मामला फिर आता, मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल अगली बार जब तर्क रखेंगे तो जस्टिस चंद्रचूड़ के उस पत्र का भी हवाला निश्चित तौर पर रखेंगे कि भाई जस्टिस चंद्रचूड़ मतलब CJI जो हैं वो ये कह चुके हैं कि आप लोग सुरक्षित रखने तो नहीं करते और क्यों 2 महीने से फैसला जो वहाँ सुरक्षित रखा गया है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इस पहले को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो केस है ये केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जहाँ तक क्योंकि पर्सनली जो बातचीत में अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि अगर ये लेट होता है, देखिए 31 तारीख के बाद 31 मई और जून, ये अगला महीना 1 महीना पूरा बचा हुआ है। आज 29 अप्रैल है, कल 30 अप्रैल है, उसके बाद मई का महीना शुरू होगा, 1 मई से लेकर 31 मई तक। 1 जून को आखिरी चुनाव है और 1 जून से कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, बाकी कोर्ट जो हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं।
यानी गर्मी की छुट्टी कोर्ट में हो जाती है, तो ये मई के महीने में ही इस पर फैसला आना चाहिए। अगर मई के महीने में अरविंद केजरीवाल पे फैसला नहीं आता है, वो अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं, तो कहानी दूसरी होती है। लेकिन अगर मई के महीने में इस पर फैसला आ जाता है और वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला जाता है, क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पक्ष में जाएगा, क्योंकि ईडी ने गिरफ्तार करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही दरकिनार कर दिया है। सबसे बड़ा जो प्ली है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही यह आदेश किया है, ऑर्डर किया है पंकज बंसल के केस में कि आपको यहां किसी को भी गिरफ्तार करने के समय पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत बयान दर्ज करवाना होगा और साथ साथ लिखित में बताना पड़ेगा कि हम गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने वैसा नहीं किया है, और यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो इलीगल है। और इस आधार पे भी कह रहे हैं धारा 50, धारा 19 है, उसकी बात भी यहां कही जा रही है। शुरुआत में उसका जिक्र भी किया था यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने। इसलिए इन दोनों चीजों को पैरेलली मिला के देखिए तो ये बहुत ही मजेदार होने जा रहा है। और अगले कई मतलब हो सकता है कल या हो सकता है परसों किसी भी दिन ये फैसला आ जाए, और ये जो फैसला होगा वो मील का पत्थर साबित हो सकता है अमलेंदु जी। और इसीलिए चुनाव का वक्त, जिसकी बात मैं बार बार कर रहा हूं, चुनाव का वक्त, ये आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह फंसी हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए गुजरात में क्या हाल है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, आप देखिए बिहार महाराष्ट्र में क्या हाल है, सब तरफ तो बुरा हाल है। और ऐसे में राजस्थान से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। और ऐसे में 400 पार का नारा देना ये अपने आप में अपने लिए गड्ढा खोदने वाली बात है। और उस गड्ढे में गिरते हुए धंसते हुए दिखाई दे रही है पार्टी, बीजेपी की बात कर रहा हूं। और उसमें अगर यह फैसला बीजेपी के खिलाफ, ईडी के खिलाफ जाता है, बीजेपी ने ईडी के खिलाफ जाता है, सत्तारूढ़ दल बार बार वॉशिंग मशीन का नाम, और वॉशिंग मशीन जो है वो जांच एजेंसियों के थ्रू, ये सारी बातें चूंकि विपक्ष के लोग लगाते आरोप, उन्हीं बातों को रख रहा हूं। उस आधार पर ये चुनाव बहुत दिलचस्प होता हुआ दिखाई देता है। निश्चित तौर पर राजीव जी बहुत दिलचस्प चुनाव होता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, और ये साफ समझ में आने लगा है भाजपा की हताशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा साफ दिखाई पड़ने लगी। आज जिस तरीके से राजीव जी जो इंदौर में हुआ है वो भी ये दर्शाता है किस तरीके से भाजपा की हताशा बढ़ रही है। 400 पार की नारा देने वाले लोग जो हैं राजीव जी, हालांकि अब खुद 400 पार का नारा कोई नहीं दे रहा, कोई भी 400 पार की अब तो कोई बोल ही नहीं रहा, कोई बोल ही अब नहीं तो रहा, कोई 400 पार का नाम ही नहीं ले रहा है जी राजीव। बीजेपी की तरफ से कौन, आपने सुना क्या? कोई नहीं ले कोई रहा है। 400 पार का नाम नहीं ले रहा है, सब भूल गए उसको, सब भूल गए। अब कह रहे हैं कौन कह रहा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे। अब यहां बात आ गई है कि कौन कह रहा है। कल मोहन भागवत आ गए, वो कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल आरएसएस कभी नहीं कहा कि अब आरक्षण खत्म करेंगे। आरएसएस के कई बयान, मोहन भागवत के बयान, कई बयान लोग लेकर के आ गए कि आपने 2015 में कहा, 2017 में कहा, 2019 में कहा, जब भी, लेकिन 2015 मुझे बिल्कुल याद है, तो उन्होंने कहा था बिहार चुनाव के समय। तो वो बातें लेके आ रहे हैं लोग। तो ये अमलेंदु जी एक दिलचस्प मोड़ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें अगर ये है तो वो जो दाल बना के तड़का लगाते हैं वो तड़के वाली स्थिति होगी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, वही तड़के वाली स्थिति हुई। आपको याद होगा मैंने न्यूज़ पॉइंट में राजीव जी शाम को हम लोग का जो कार्यक्रम होता है, मैंने उसमें कहा था ये 400 पार नहीं 400 पर हार है, और उसको एक तरीके से ये सच साबित करते हुए दिखाई पड़ रहा है राजीव जी। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियाँ इस समय सब दिखाई पड़ रही हैं, कुल मिलाकर के जो भी सारे संयोग और प्रयोग किए जा रहे हैं वो सब ये बताते हैं कि मामला बहुत ज़्यादा खराब है। जिस तरीके से मुद्दे बने हैं और जिस तरीके से सामने आकर के अब तो यानी कि सर्वोच्च संस्था जो है आरएसएस, उसके प्रमुख जो हैं वो आकर के अगर ये सफाई देने की साहब हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं और संविधान के खिलाफ नहीं है और संविधान जो भी अधिकार है हम उनका समर्थन करते रहे और करते रहेंगे, इसका मतलब साफ समझाया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा दबाव में बीजेपी आ गई है। और उसको समझ में आ गया है कि उसने जो 400 पार का नारा दिया था और उसके लोगों ने जिस तरीके की बातें की थी कि हम संविधान बदलेंगे, संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए, ये आम जनता में अच्छी तरीके से बात चली गई है कि ये संविधान के भी दुश्मन है, ये लोकतंत्र के भी दुश्मन है और ये आरक्षण के भी दुश्मन है। ये तीनों चीज़ें राजीव जी जनता के बीच अच्छे तरीके से चली गई हैं। और बीजेपी की यही परेशानी है कि वो उनको समझ में आ गया है कि जनता उनकी असली जो है मंशा उसको समझ गई है कि ये अगर फिर से जीत करके आते हैं तो ये संविधान को भी खत्म करेंगे, लोकतंत्र को भी खत्म करेंगे और आरक्षण को तो खत्म करेंगे ही करेंगे। ये बात जनता की समझ में आ गई है राजीव जी। जी जी बिल्कुल, जनता के समझ में बहुत सारी। और इस बीच एक स्कैंडल भी आप लोगों ने सुना होगा, उधर जो देवेगौड़ा के पोते का स्कैंडल चल रहा है। एक नहीं बल्कि 2700 अलग अलग वीडियो, उनके फुटेज जो सेक्स स्कैंडल है उसका वो दिखाई दे रहा है। और उसको लेकर भी, क्योंकि चूंकि
देवेगौड़ा, एच डी देवेगौड़ा के पोते जो सांसद हैं, जो भाग चुके हैं, देश छोड़ के जर्मनी जा चुके हैं, ऐसी खबर है। और उन्हीं के साथ उन्हीं की जेडीएस, जनता दल सेकुलर, उनके उस पार्टी के साथ बीजेपी कर्नाटक में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी वहां फंसी हुई नजर आ रही है। तो बहुत कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा। अचानक से बहुत कुछ यहां हम परिवर्तन देख रहे हैं अमलेंदु जी, और उस परिवर्तन में इस केस का जिक्र बार बार कर रहे हैं। केस में जो हुआ है, एक बार फिर से आप लोगों को रिकैप कर दूं। अरविंद केजरीवाल क्या जेल से बाहर आएंगे? इस सवाल के साथ इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल? एक क्वेश्चन मार्क। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो बहस हो रही है उसमें साफ साफ कहा गया, मैं भी पूछा था कि क्या ये इलीगल है, क्या ये केस इलीगल है? आप मानते हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब, आपने जमानत याचिका क्यों नहीं लगाई? तो उन्होंने कहा कि ये केस ही इलीगल है, इसलिए हमने जमानत याचिका नहीं लगाई। और केस कैसे इलीगल है, वो सारी बातें जो दलीलें आज पेश कर रहे थे, वही दलील हमारे इसी इंटरव्यू में उन्होंने 3 दिन पहले, जो परसों हमने इंटरव्यू लिया था सैटरडे को, आज मंगलवार है, 3 दिन पहले जो इंटरव्यू हमने आप तक रखा है, पेश किया था, उस इंटरव्यू में आपने देखा कि उन्होंने साफ साफ जो बातें कही हैं वही बात यहां रखते हुए कैसे देश में लीगल इलीगल का मामला चल रहा है, कैसे यहाँ ईडी या जांच एजेंसियों के जरिए जो सत्तारूढ़ दल है वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा है, वो ये सब कुछ यहाँ दिखाई देता है। इसीलिए आज का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल का केस ही नहीं बल्कि इस देश के उन तमाम लोगों का, विपक्षी दलों का केस, इस बात मानिए इसको, क्योंकि यहाँ बहुत सारे नेता जो हैं, उधर हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं, उधर के कविता फंसी हुई हैं, उसके अलावा मनीष सिसोदिया इसी केस में फंसे हुए हैं। ये सब कुछ है। जरा उस पार्ट को एक बार फिर से मैं इंटरव्यू वाले पार्ट को लाना चाहता हूं स्क्रीन पे, और जरा उसको गौर से सुनिए दोस्तों। अभी तक तो बहस चल रही थी, उस बात को पहुंचा रहा था, लेकिन उस बहस को और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा है, यानी अभिषेक मनु सिंघवी से मेरे पूछे गए सवाल का उन्होंने जो जवाब दिया है, छोटा सा पार्ट आप तक हम रख रहे हैं, जरा सुनिए ध्यान से। इसका थोड़ा पीछे हटके इसका ओवरऑल दृष्टिकोण देखिए। 75 साल में ऐसा नहीं है कि मेरा प्रतिशोध गुस्सा इनसे नहीं है, इनका आपसे नहीं है। हम लोग सब राजनीति में हमारे झगड़े होते हैं जी। कभी हुआ ऐसा कि 75 साल में चुनाव के आसपास आपने गिरफ्तार किया किसी को? कभी हुआ है, कभी सुना है आपने? ये नहीं है कि वाजपेयी जी के कोई शत्रु नहीं थे, और ये नहीं है कि गौड़ा जी और गुजराल के नहीं थे, या कांग्रेस इंदिरा गांधी के नहीं थे। कभी नहीं किसी सोचा? तो कुछ चीज़ तो एक नवीनतम है इसमें। नंबर 2, आपने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के एग्जैक्टली वक्त या उसके बाद किया है। नंबर 3, केजरीवाल का केस तो एक बहुत ही अजीबोगरीब है। मैं अभी सोरेन जी के बारे में बोलूँगा, मैं उसमें भी पेश हुआ था पहले। केजरीवाल के केस में 2022 अगस्त से ये आरोप है। आरोप क्या है कि 10 दस्तावेज में उनका नाम नहीं है, उनके बारे में नहीं है, लेकिन ये लिकर स्कैम चल रहा है जी। 10 बार में उन्होंने एक बार तो जाके वक्तव्य दिया है, बाद में हर समझ का लिखित उत्तर दिया है। आपने 1.5 साल में ये नहीं उपयुक्त समझा कि मैं आपको अरेस्ट करूँ, न समझा कि मैं भगोड़ा हूँ, न समझा कि मैं कोऑपरेट नहीं करूँगा। करना भी है आपको तो कौन सी चीज़ थी जो आपको क्या कहते हैं उसको, जूम में या मतलब आके मिल के इंटरव्यू करके आप उनसे नहीं मालूम कर सकते थे ज्ञात? क्योंकि अरेस्ट का, गिरफ्तारी का टेस्ट ये है कि जब आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो गिरफ्तारी के बिना नहीं हो सकती, तब गिरफ्तार करेंगे। अचानक आप आए हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने, गलत हो या सही हो, एक प्रोटेक्शन मांगी कोर्ट से। ये स्थापित है कानून में, ये आपके दर्शक नहीं जानते हो, कि मैं अगर एंटीसिपेटरी कुछ रिलीफ मांगने जाऊं कोर्ट में और कोर्ट उसको किसी कारण से बोले मैं बाद में सुनूंगा, ये भी नहीं, मना भी नहीं किया, मैं बाद में सुनूंगा, तो वो कारण नहीं हो सकता अरेस्ट करने का। वो तो मेरा हक है, मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं जाऊं इस कोर्ट के पास और मांगू ना मांगू, मिले ना मिले। आपके पास तथ्य, ये कानून जो बनाया था पीएमएलए का, तो उसमें विशेष जो जिसको विजय बंदरलाल चौधरी कहते हैं, जजमेंट माना जाता है बहुत अभियुक्त के विरुद्ध है, उसमें लिखा है कि इस प्रावधान को 19 को बहुत ध्यान से देखिए। मैं उस बात कर रहा हूँ जजमेंट की जिसको माना जाता है एंटी अक्यूज है, कि इसमें बेल बड़ा मुश्किल कर दिया गया है। 45 जिसको कहते हैं, 45 वाले सेक्शन जो कि करीब करीब असंभव है, उसको भी हम अपहोल्ड कर रहे हैं। लेकिन उसको अपहोल्ड करने का एक मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसमें 19 है। 19 में है, ये कोर्ट कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, 19 में है कि जब तक इनको ये पूरी स्थापना नहीं हो, रीजन टू बिलीव नहीं हो, तथ्य नहीं हो, मटेरियल शब्द है कि राजीव रंजन को अरेस्ट करना ही एक विकल्प है, तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकते। और चूंकि इसका थ्रेशोल्ड इतना ऊपर है, इसलिए हम बेल नहीं देने के ऊपर वाले थ्रेशोल्ड को भी मान रहे हैं। इसलिए हमने याचिका, ये आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देता, इसलिए हमने याचिका, बेल तो बहुत छोटी चीज है,
बेल तो वो है कि भाई आप अभियुक्त हैं नहीं है, नॉर्मल केस में आपको छोटे टेस्ट में देख लें भगोड़ा है कि नहीं। बेल होता सिर्फ 45 के अंदर। हमने कहा कि इसमें तो कोई मटेरियल प्रोड्यूस नहीं है। अच्छा एक चीज़ देखिए आप, 10 स्टेटमेंट हुए हैं जी, 10 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट उनके अगेंस्ट नहीं है। 11वां स्टेटमेंट होता है किसी आदमी का अरेस्ट के बाद एक बार जी, और वो शरत रेड्डी मालूम होता है कि उससे जाके आपके बॉन्ड्स खरीदे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका कानून बड़ा स्थापित है, 70 साल से स्थापित है, कोई नया कानून नहीं है। मैं राजीव रंजन को गिरफ्तार कर सकता हूं ऐसे व्यक्ति के 11वें स्टेटमेंट पर भी, प्रोवाइडेड इसका कोरॉबरेशन है। इसको पुष्टिकरण करने के लिए एक साथ में ये बैठे हैं या मैं बैठा हूं, इसमें कोई पुष्टिकरण है ही नहीं। अब आपने इसको, आप जानते हैं कि इनको मिलेगी बेल, आप जानते हैं कि रिहा होंगे, तो क्या उद्देश्य हो सकता है आपका? 2 उद्देश्य है और वो आपको दिख रहे हैं सामने। एक तो बड़ा स्पष्ट है कि आप जानते हैं कि पूरे पार्टी के फलक्रम ये हैं, राष्ट्रीय एक छवि इनकी है, बड़े डायनेमिक आदमी है, यंग हैं, तो इनको एक डिसेबल कर दो और चुनाव का वक्त डिसेबल कर दो। चुनाव में से वही बात है, चुनाव में डिसेबल। दूसरा कि पार्टी को खत्म कर दो। तीसरा सरकार को खत्म कर दो। सरकार को खत्म करना बड़ा जरूरी, आप देख रहे हैं हर दिन आजकल। अभी मेयर के चुनाव उसी इस ग्राउंड पे नहीं हुए हैं पंकज जी, कि ये फाइल रूट नहीं हुई। अरे भाई रूट कैसे होगी? या तो आप अनुमति दे दो, रूट करना है तो स्पेशल परमिशन ले लो जाके कि जेल में एक साइन करना है उनको, उनका कि उनकी से रूट नहीं हुई और मेरे पास आ गई, वो फाइल चली गई सीधी। तो उसको 1000 तरीके थे, वो किसी डेलीगेट कर सकते, किसी मिनिस्टर को भेज सकते थे फाइल एज स्पेशल केस। मेयर चुनाव को स्थगित करवाना है तो कहा कि हम करेंगे नहीं। ये अलग बात है कि शैली ओबरॉय जो मेरे ही याचिका के आधार पर बनी थी, वो भी बहुत अरसे की डिले के बाद बनी, वो भी कंटिन्यू करेंगे स्टॉप गैप। लेकिन आप इस प्रकार के बहाने इसलिए करें, कल परसों तरसों आप मेरे शब्द मार्क कर लीजिए, ये आएगा आरोप कि पूरी सरकार रुक गई है, पानी नहीं मिल रहा है राजीव रंजन को, खाना नहीं मिल रहा है पंकज को, घर नहीं मिल रहा है सिंघवी को। क्यों? क्योंकि वो जेल में है, तो रिजाइन, इस्तीफा दो। उद्देश्य है इस्तीफा। जो आदमी फॉर्चुनेटली सौभाग्यपूर्ण कभी कोई पोर्टफोलियो नहीं रखता था, लेकिन उसको डिसेबल करना। तो ये 3 है उद्देश्य, चुनाव में अभियान, पार्टी को नष्ट करना और तीसरा सरकार को गिराना। एक आर्गुमेंट और आया वहाँ पे, इसमें आप गणतंत्र को एक बहुत घोर आघात पहना रही है। ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर का बात है। इस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप तो गणतंत्र खत्म कर दीजिए। एक और वहाँ पे सवाल आया था कि पार्टी या कंपनी, इन दो में डिस्क्रिमिनेट करने का, कि कंपनी के बारे में तो है कि कंपनी का CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन वो पार्टी पे कैसे एप्लीकेबल होगा? पार्टी तो नॉन प्रॉफिट होती है। ये कानूनी एक मुद्दा है जो हमने बड़ा स्पष्ट रूप से बहस किया है। इसमें हाई कोर्ट हमारे विरुद्ध आ गया है और अब हम सुप्रीम कोर्ट में। याद रखें कि हमको एक और समय वेस्ट करना पड़ता है, जानती है सरकार, हमको नीचे से निकलना पड़ता है जी। सुप्रीम कोर्ट पहुँचना इतना आसान नहीं है, हम पहुँच गए हैं। हाई कोर्ट में मैंने इसके बारे में बहस की थी, उसके 2 मुद्दे हैं, 2 या 3 पहलू हैं। हमने कहा था कि 70 में, आप पढ़ लीजिए 70, कहीं भी राजनीतिक पार्टी का नाम निशान नहीं है, लेकिन उसमें एक प्रावधान है कि जो पहले 3 कैटेगरीज दी हैं उसमें कुछ नहीं पड़ता है तो पिछले वाले कैटेगरी में पड़ेगा। वो एक रेसिडुअल कैटेगरी दी है जी। हमने कहा कि आप कोई सोसाइटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, कंपनी नहीं है, जो कि कवर्ड है अलग अलग प्रावधानों में। आप एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि और कई पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो कि दूसरा एक्ट है, उसमें जो 6 या 7 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस है उसमें, आप है, ये है, वो है, उनमें है रिकग्नाइज। तो जो किसी और एक्ट में रिकग्नाइज है और जो स्पष्ट रूप से 70 में नहीं है, उसमें आप किस आधार पर इंक्लूड करते हैं? पहला आर्गूमेंट। दूसरा आर्गूमेंट महत्वपूर्ण और भी है, अगर इसको इंक्लूड मान लिया, कर भी लिया, तो पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ भी करती है, पॉलिटिकल पार्टी के लाख हाथ, पांव, आंख और कान हैं, हर उसका काम आप राजीव रंजन जो उसके मुखिया हैं उन पर नहीं डाल सकते। अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल लॉ में अलग से बताना पड़ेगा किस प्रकार से मैंने बैठ के, मैं अरविंद केजरीवाल हूं, राजीव रंजन को आदेश दिया कि इनका कत्ल करो, सिंपली बिकॉज किसी एक कार्यकर्ता ने इनका कत्ल कर दिया और वो आपके ऊपर आप डाल देते हैं, या गोवा में उनको चुनाव के लिए पैसे मिले, तो वो हर चीज उसके मुखिया में नहीं लागू होती, ऑटोमेटिक लायबिलिटी नहीं आती। इसको कहते हैं क्रिमिनल लॉ में, आई डोंट वांट टू साउंड टेक्निकल, वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती है, वो होती है सिविल लॉ में, क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकती। तो ये इस सब का कोई उत्तर ही नहीं है। और ये पहली बार हुआ है, मजे की बात सुनिए आप, पहली बार हुआ है
कि एक पॉलिटिकल पार्टी को पहली बार ईडी में बनाया गया है अभियुक्त, और उसके आधार पे उसके मुखिया को। जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो कुछ भी इस पॉलिटिकल पार्टी ने किया है वो मैंने किया है, विदाउट एनी कोरैबोरेशन कि मैंने ये आदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, सर्कुलर इशू किया, साइन किया, मिला, मीटिंग की, कुछ भी नहीं। सिर्फ इसलिए कि मैं मुखिया हूँ, इसलिए जो कुछ भी हुआ, क्योंकि उनका आरोप था कि रुपए गए गोवा के चुनाव में। अब पॉलिटिकल पार्टी थी, आप तो लड़ा चुनाव, इसका मतलब पूरा रुपया इन्होंने नहीं करवाया। जी, आपका क्या इनके साथ संकेत, क्या क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है भाई, 7 साल की सजा है। यू हैव टू शो हिज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। हेमंत सोरेन भी अब सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं। अब पहुंचे हैं वो? नहीं, वो नहीं पहुंचे अभी तक। उनका बड़ा और भी रोचक है। हाँ, समझना वो चाहता हूं पहुंचे नहीं जी। है, वो उनके वकील पहुंचे हैं ये कहने के लिए कि मैं हाईकोर्ट पहुंच गया, हाईकोर्ट में मैंने बहस कर ली 2 महीने पहले, हाईकोर्ट निर्णय नहीं दे रहा है, और जब तक हाईकोर्ट निर्णय नहीं दे, निरस्त भी कर दे हमें, तब तक हम आपके पास नहीं पहुंच सकते। तो अब आप कृपया आदेश दीजिए हाईकोर्ट को निर्णय देने के लिए, चाहे पक्ष में हो या विरोध हो। अब देखिए आप, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। चुनाव का कितना विंडो होता है? चुनाव का विंडो एमसीसी के पहले होता है। एक्चुअली एमसीसी से चुनाव शुरू नहीं होता है जी। चुनाव का एक्चुअल विंडो डी फैक्टो हिंदुस्तान में जनवरी से है। अच्छा। आप उसमें से फरवरी मान लीजिए, फरवरी से आप अधिकतम समय तो खा गए। अब आप जाके कोई आदेश, अगर उच्च न्यायालय अगर आदेश देगा, निर्णय देगा, तो सुप्रीम कोर्ट में तो देगा जरूर। तो कब आएगा वो? अप्रैल गया जी, फिर देखते हैं अप्रैल के बाद मई में अगर वो हारे, यहाँ आएंगे। जून में छुट्टी रहेगी। नहीं, जून तो छोड़ दीजिए आप जी, मई में आएंगे तो चुनाव तो खत्म है मई में, जून को तो क्यों गिन रहे हैं आप? जी जी जी। तो सोरेन तो आउट हो गए। हमारा केस केजरीवाल का 29 को लगा था, 29 वाले हफ्ते को। कल मैंने मेंशन किया कि लिस्ट में नहीं आया। अब अच्छा, इस 29 को नहीं है? नहीं है, मैंने मेंशन कल किया कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा कि हम देखेंगे, आप ईमेल भेजिए। तो अब समझ लीजिए वो आता है, फिर बहस होगी, फिर ये जवाब के लिए कुछ समय लेंगे, तो होते होते आधा महीना निकल गया। मैं मान रहा हूँ आधा, मैं नहीं कह रहा हूँ आधा महीना, ज़्यादा भी निकल सकता है। तो कितने दिन बचे आपके पास? 10 दिन करेंगे केजरीवाल कैंपेन। तो आपका एक पर्पस तो सर्व हो गया। कभी आपने जवाब के लिए टाइम मांगा, कभी आपने जवाबुल जवाब के लिए टाइम मांगा, कभी किसी कारण से निर्णय नहीं आया, तो ठीक है, फिर बाद में कभी नहीं तो निकल लेंगे जेल से। तो सुन रहे थे आप दोस्तों ये इंटरव्यू, इसका पूरा पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे हमारे आप देख सकते हैं, और इसी में जो कमेंट बॉक्स है उसमें ऊपर टैग किया हुआ है, आप इस इंटरव्यू को शुरुआत से देख सकते हैं, उसी का एक छोटा सा पार्ट। और ये जो आज केस हुआ है, इस केस का जिक्र यहाँ पर है, जो भाग हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे चल रहा है, कैसे ईडी, सीबीआई या जांच एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर लोगों को परेशान कर रही है, कोर्ट का मामला क्या है, और देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी इस केस को लड़ रहे हैं, और उनसे बेहतर और कौन बताता कि क्या कुछ वहां चल रहा है, क्या कुछ होना है। अभी आपने सुना आखिर में कि ये केस जो आज जिस पर बहस हुई है, ये केस भी एनलिस्टेड नहीं था, और इसको एनलिस्ट करवाया, इन्होंने ईमेल भेजा, एनलिस्ट करवाया, और आज चूंकि पहले से तारीख दी गई थी आज लड़ने की, आज इस पर बहस होने की, लेकिन वो जब सूची देखी गई, लिस्ट देखी गई, तो लिस्ट में इस केस का जिक्र नहीं था। तो इसको याद दिलाते हुए इन्होंने फिर से मेल करके इस केस को एनलिस्ट करवाया, और शाम 3 बजे अपराह्न कह लें, आफ्टरनून कह लें, 3:05 पर इस पर सुनवाई फिर से शुरू हुई, और फिर से नहीं बल्कि आज पहली सुनवाई हुई, और 1 घंटे तक बहस के बाद जब जज ने कहा, दो जजों की बेंच है और जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, तो जस्टिस खन्ना ने बोला कि अब सुनवाई पूरी होती है, तो इन्होंने कहा कि पूरी नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने, पूरी नहीं, हम चाहते हैं कि इस पे कम से कम इस पे और बहस हो। तो उन्होंने बोला कितना समय चाहिए, तो इन्होंने बोला 1 घंटा और चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी को 1 घंटा दिया गया, और कल इस पे टू बी कंटिन्यूड, यानी कि कल इस पे सुनवाई होगी। तो एक मजेदार तथ्य है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस की तह में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस केस से रिलेटेड जितनी भी बातें आ रही हैं, दलीलें आ रही हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में बहस कैसे होती है, कोर्ट में कौन कौन सी दलील पेश की जाती है, आपने देखा कि ईवीएम और वीवीपैट पे जो कुछ हुआ वो भी हम आप तक पूरा बताए। तो सिर्फ और सिर्फ डीबी लाइव पे दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे मसले, जो हाई प्रोफाइल केस है, उस केस की बहस जो होती है, वो जो दलीलें पेश की जाती हैं, बिल्कुल पॉइंट दर पॉइंट, एक एक शब्द के साथ में हम आप तक वो तमाम बातें जैसे ही केस की सुनवाई होती है हम आप तक पहुंचाते हैं। तो जो साथी बाद में जुड़े हैं या जो साथी पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं, आप सबसे गुजारिश है
है कि जुड़ा कीजिए, देखा कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखिए, रखिए, ताकि देश दुनिया तक आपकी बातें जाएं। हमारी कोशिश हमारे कमेंट बॉक्स में यही रहती है कि अभद्रता ना हो, यानी गाली गलौज ना हो, लेकिन हाँ, जो मुद्दे हैं वो उसको रखने का एक जरिया है, एक जगह उसकी है बनी हुई कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट जरूर लिखिए। और ऐसी बातें, ऐसे जो मामले हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आज इस मामले को यहीं पर, यानी ये जो सुनवाई हो रही थी, जैसे वहां अभी इस सुनवाई को रोक दिया गया और ये सुनवाई रुकी, इसके बाद अब कल कंटिन्यू होगी, तो हमें भी इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। और इसके बाद शाम को 7 बजे आप न्यूज पॉइंट देखना मत भूलिए, जहां पर समसामयिक राजनीतिक गतिविधियों पर जमकर चर्चा होती है। एक नहीं बल्कि 6 पैनलिस्ट साथी होते हैं जिनके अपने अलग अलग विचार होते हैं। उन विचारों को आप सुनते हैं, सराहते हैं और उसमें अपनी भागीदारी भी निभाते हैं आप, तो उसको भी आप देखिए। इसके अलावा डीबी लाइव पर बहुत सारे दूसरे लाइव प्रोग्राम और वीडियोज आप देख ही रहे हैं, आपकी सराहना मिल रही है, आप उसे सराहते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। आप सबका शुक्रगुजार हूं और जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। देश इस वक्त लोक पर्व मना रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जिसे लोक पर्व कहते हैं, यह मना रहा है। और इस लोक पर्व में आप भी भागीदार बनिए, वोट डालने जाइए। मैं डाल के आ चुका हूं क्योंकि मेरे एरिया में वोटिंग हो गई और अब आपकी बारी है। आपके एरिया में अगर वोटिंग नहीं हुई है तो वोट डालने जरूर जाइए। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन जरूरत है कि आप अपने अनुसार सरकार चुनिए। यह अपील बार बार कर रहा हूं। 5 फेजेज अभी बाकी हैं और इन 5 फेजेज में जो आगे बढ़ गया उसकी मुट्ठी बन गई, यानी वो ताकतवर हो गया। 2 फेज में बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है, ऐसी चर्चा खूब है। तो बहुत कुछ इस बीच प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की शानदार रैली चल रही है, उसको भी अभी आप तक हम पहुंचाएंगे। और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। शाम 7 बजे आप सबका इंतजार रहेगा। जुड़िएगा और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, रखिएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।